बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنसान ما لم يعلम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था। जज़ाकल्लाह खैर। मैं सरफराज साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं डॉक्टर तारिक महमूद ख़ान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं नदीम भट्ट साहब का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चेयरमैन ऑफ लाहौर टैक्स बार अकेडमी हैं, और मैं सरफराज साहब और तारिक महमूद साहब का तारुफ़ इस तरह से कराता चलूँ कि आप दोनों एडवाइज़र्स हैं FTO में। मैं राव खुर्शीद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, खुरम साहब, खुरम अब्बास साहब का, रफ़ीक साहब और तमाम ख़वातीन व हज़रात आप सबका भी। हम पहले तो हमारा प्रोग्राम ये था कि हम सिर्फ नदीम भट्ट साहब से बजट के मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन सरफराज साहब और तारिक महमूद साहब की मेहरबानी कि वो FTO पे भी हमसे बात करना चाहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि चूँकि बजट से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड हमारे जो इश्यूज़ होते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने बात कहाँ पर जाकर करनी है। अगर हमें कोई कंप्लेंट है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारिक महमूद साहब से और सरफराज साहब से। पहले मैं सरफराज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सरफराज साहब हमें सरफराज साहब बात कर लें, फिर तारिक साहब बात कर लें FTO के मुतल्लिक। हम FTO के मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लें। 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम अपने जो हमारा आज का सेशन है बजट का, हम उस पर आ जाएंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर चैम्बर का और इस कमेटी का, जिसके हवाले से हम यहाँ पे आज मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम वफाकी टैक्स मौसर के इदारे का जो रोल है, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो ज़िम्मेदारी है, उसके हवाले से भी आपसे बात करना चाहेंगे और आपकी इनपुट भी करना चाहेंगे। और उस पर कोई इंटरैक्टिव सेशन में आप अगर कोई आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई चीज़ क्वेरीज हैं कोई, तो यू आर मोस्ट वेलकम। उस पर भी बात हो सकती है। तो बुनियादी तौर पे तो कहने का मकसद ये है कि जो वफाकी टैक्स मौसर का इदारा है, वो एक बैलेंस का किरदार जो है वो अदा कर रहा है बिटवीन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और टैक्स पेयर्स। यानी गोया कि जहाँ पे रेगुलेटरी जिम्मेदारी टैक्सेशन सिस्टम की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, वहाँ पे अगर उसमें जब वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो उसमें कोई एक्सेसेस हैं, कोई ज़्यादती है, कोई जानबूझ के चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें डिले करने की कोशिश जा रही है, कोई मैल इंटेंशंस हैं, ब्लैकमेलिंग है, लॉ की भी आर्बिट्रेरी इंटरप्रिटेशन है और बात सुनी नहीं जा रही पूरी कोशिश के बावजूद। तो ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे टैक्स पेयर जो है वो आ सकते हैं और अपना मौक़िफ़ वो वफाकी टैक्स मौसर के सामने रख सकते हैं, एक कंप्लेंट की शक्ल में, या वो ये भी कह सकते हैं कि जी एक इशू सिस्टेमिक नेचर का है, तो इस पे आप एक ओन मोशन इनिशिएट करें, एक नेशनल लेवल की डिस्कशन, और उस डिस्कशन में आप सारी इनपुट लें जो मुतल्लिकीन हैं उनसे, और उसके नतीजे में प्रैक्टिकल कॉजेंट जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजें और वो उस पर गौर करें। तो आपके इल्म में है कि इस हवाले से
हर वक्त हम रिसीट में होते हैं। हमारे जो दफातर हैं वो इस्लामाबाद में तो हेडक्वार्टर है, लेकिन लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, सक्खर, कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, यहाँ पे सारे रीजनल टैक्स ऑफिस हैं, जहाँ पे कि वहाँ के मुतल्लिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशंस एंड ताजरान, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं तो डायरेक्टली इन दफातर को, या थ्रू जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें अब अवेलेबल हैं, तो डायरेक्टली वो कंप्लेंट जो है उसको फाइल कर सकते हैं कि जी हमारा ये इशू है। चूँकि निज़ाम बड़ा स्ट्रक्चर्ड है और बड़ा वाज़ेह है, टाइम लाइन्स बड़ी वाज़ेह हैं और डायरेक्शंस बड़ी वाज़ेह हैं कि जो कंप्लेंट होगी वो कंप्लेंट एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर उस पर गौर व फिक्र करने के बाद, FBR से इनपुट लेने के बाद, कंप्लेनेंट से इनपुट लेने के बाद उस पर रिकमेंडेशंस दी जाएंगी और एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही फिर वो, अगर उनके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती, कोई रिव्यू नहीं होता, तो वो उस मुकर्रर मुद्दत के अंदर FBR को उनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। अब इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली टाइम के हवाले से बाज़ का डिलेस भी होते हैं, लेकिन चूँकि सिस्टम बड़ा लेट डाउन है तो सिस्टम बड़ा फॉलो कर रहा होता है उसको कि जी इतने टाइम में आपने ये रिकमेंडेशन थी, इसको इम्प्लीमेंट करना था लेकिन आपने नहीं किया, और फिर आगे उसका एक प्रोसीजर है कि वो नहीं करते तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। ये नहीं गोया कि अगर वो बड़ी एक डिफाइंस की कैफियत है तो उसका भी एक तरीक़ाकार फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन को जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वो सारे इख्तियारात हैं, प्लस उनके डोजियर्स जो हैं ऑफिसर्स, उनमें भी वो सारी इनकॉर्पोरेशंस कैरियर के हवाले से वो करवा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। तो सरप्राइजिंगली मैं ये देखता हूँ जब मैं ज़ाती तौर पर बात करता हूँ कि जो हमारा पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द कलेक्ट्रेट्स की बात करें या कमिश्नरेट्स की बात करें, तो वहाँ पे जो एडजुडिकेशन के ऑफिसर्स हैं और इसी तरह अपील के लोग हैं, फिर ट्राइब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो देखा ये गया है कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में शायद डिपार्टमेंटल लेवल पे तो टाइम स्टिपुलेशन है, तो टाइम पे फैसले हो जाते हैं, लेकिन जो हायर कोर्ट्स हैं उनमें फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम केसेस चले जाते हैं और वो केसेस जो हैं फिर पड़े रहते हैं और उनका कोई ना सिस्टम फॉलो करता है, ना कोई गुस्साने हाल होता है। तो रिजल्टेंटली जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है कि वो विंस्टन चर्चिल था ना, तो उसे जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लंदन बम्बार्ड हो रहा था और बड़ी तबाही फैली हुई थी, तो बड़े लोग परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि जी क्या बनेगा, तो उसने पूछा कि अदालतें सही काम कर रही, टाइम पे फैसले कर रही, इंसाफ के साथ कर रही, तो उन्होंने कहा जी हाँ ये तो है, तो उसने कहा फिर चलता रहेगा, फिर कोई इशू नहीं। तो फंडामेंटल इशू इज़ कि जो आपका इंसाफ का निज़ाम है या अदालती निज़ाम है, उसको ना सिर्फ जुडिशियस होना चाहिए बल्कि उसे टाइमली भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम पे नहीं करेगा तो फिर उस इंसाफ का फ़ायदा भी नहीं है। तो वो अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल निज़ाम चल रहा है उसमें डिले का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सिविल जूरिस्प्रूडेंस है या क्रिमिनल है, उन दोनों हवालों से हमारे जो अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि जो वकला हज़रात हैं या जो रिस्पेक्टिव पार्टीज़, वो डिलेस के थ्रू, एडजर्नमेंट्स के थ्रू, स्टेज के थ्रू उस प्रोसेस को, यानी मेजर रोल लिए कि इसको स्टॉल कैसे करना है प्रोसेस जो चल रहा है, और उसी को अपनी कामयाबी गजानते हैं। हालांकि उसके नतीजे में जो आपकी लार्जर एक इकोनॉमी का ड्राइविंग जो इंजन है, बुनियादी तौर पे आप उसे स्टॉल कर रहे होते हैं और उसको आप ज़ाहिर नतीजे की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे सिचुएशन को। जब वो नतीजे की तरफ नहीं बढ़ती तो एक स्टेटस को बुनियादी तौर पर हम सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब मैं वफाकी टैक्स मुतसिब के इदारे में हूँ,
तो मैं ये नहीं कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा एक हैरान कुन था कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी है वो टाइम लाइन्स के हवाले से, कि जी जो कंप्लेंट आई है उसको इतनी देर में हर सूरत में फैसला करना है और फिर उसको इतने टाइम में हर सूरत में इम्प्लीमेंट करवाना है। यानी गोया कि यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें पता है कि हमें कितना फॉलो करना पड़ता है चीफ कमिश्नर्स को और चीफ कलेक्टर्स को और कलेक्टर्स को और मुतल्लिका जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एक ओवरऑल एक हमारे मुल्क का माहौल है। तो उसमें जो हमारा डेटा है पिछले 2-3 साल का 4 साल का हमने देखा है, तो जो टाइम लाइन्स मुकर्रर की गई हैं ज़्यादातर केसेस में उनके अंदर अंदर चीज़ें हो रही हैं, विच अ गुड थिंग। सो मकसद यही है कहने का कि आपके लिए आप तो माशाल्लाह बड़े इन्फॉर्म लोग हैं जो चैम्बर्स हैं और आप की एक्सटेंशन ही है बिजनेस जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, छोटे लेवल का है, दरमियाने लेवल का है, बड़े लेवल का है। तो उसमें ये इदारा आप इसको एक्सेस करें और कोई अगर आपकी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि जो डायरेक्ट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको ठीक तरीके से नहीं देख रहे, तो देयर इज़ एन अल्टरनेटिव रेमेडी जो कि अवेलेबल है। तो दैट्स द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। मैं तो जी यहाँ तक अपने तमाम ताजिर भाइयों से ये कहता हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा इशू है जो टैक्स के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो FTO का एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमारे लिए खुला है, तो आप अपने वकला से भी ये ज़रूर कहें। और मैं यहाँ पर डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब की भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो तो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक चिट पे लिख कर भेज दो कि इशू क्या है। और FTO और जो सबसे बड़ी बात है कि शायद FTO एक ऐसा पहला डिपार्टमेंट है जो ताजिर कम्युनिटी को भी साथ लेके चल रहा है, क्योंकि FTO ने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं और मैं भी FTO का कोऑर्डिनेटर हूँ, हमारे SVP साहब भी FTO के कोऑर्डिनेटर हैं। यानी कि अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप लाहौर चैम्बर तक भी आएँ और लाहौर चैम्बर में आके हमें कंप्लेंट करें, हम आपके इशू को FTO तक लेकर जाएंगे, ताकि मसला तो ये है कि आपका एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब से भी कहूँगा कि सर आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं डॉक्टर तारिक महमूद खान हूँ। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ऑफिस में इनकम टैक्स रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स, जितने भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस होते हैं उनको मैं डील करता हूँ। मेरे सीनियर साथी डॉक्टर सरफराज साहब सेल टैक्स, कस्टम्स और फेडरल एक्साइज के मेल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस को डील करते हैं। जैसे सरफराज साहब ने बताया है काफ़ी तफसील में, ये एक ऐसा अदारा है जहां आपका कोई ख़र्चा नहीं आता। आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं, इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है। जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं उसमें एक एक आदमी के साथ देखें कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। टैक्सेशन के प्रोसेस के दौरान जब FBR के लोग टैक्स लॉज को एडमिनिस्टर करते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर कहीं कोई आपके इश्यूज़ रिफंड्स के हों जहां डिले हो रही है प्रोसेसिंग में, कहीं आपका एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं हो रहा, उसमें डिले है, या अगर आपने चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स करवानी है उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, या आप ATL लिस्ट पे जो है वो नहीं आ रहे, तो इस तरह के और भी कई प्रॉब्लम्स जो आप समझें कि जहां आपके साथ ज़्यादती हो रही है और एक ग्रीवियंस राइज हो रहा है, तो उस ग्रीवियंस को रिड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक फोरम बनाया हुआ है वो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन है। इसके 12 मुख्तलिफ शहरों में हमारे रीजनल ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। सिंपल पेपर पे भी दे सकते हैं,
आप लिख के जो है ना दे दें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। जैसा कि काशिफ साहब ने फरमाया कि ये विजन थी हमारे मौजूदा फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन जनाब डॉक्टर आसिफ जाह साहब की, कि हमने बिज़नेस कम्युनिटी को इंगेज करना है। और किस लिए इंगेज करना है? ताकि उन तक ये पहुँचे मैसेज कि ये FTO का अदारा है क्या और इसका मैंडेट क्या है, इसका स्कोप क्या है। और उसी विजन को लेके चलते हुए हम एडवाइज़र्स आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप लोगों को यही चीज़ बता रहे हैं कि ये अदारा है क्या और आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। दूसरे, बिज़नेस कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए ऑनरेरी बिज़नेस कोऑर्डिनेटर्स हर चैम्बर से लिए गए। उन चैम्बर्स में जो भी मेंबरान हैं वो अपने बिज़नेस कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे पास आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, चैम्बर के थ्रू भी आ सकते हैं। तो बात ये है कि अगर आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप हमें ज़रूर जो है ना अपने ग्रीवियंसेस को हमारे तक लेके आएँ। मैं एक दो मिसालें आपको जो है ना वो देना चाहूँगा। वो इस तरह से हैं कि जब कंप्लेंट आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि रिफंड्स के डिले होते हैं। अब डिले में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो टैक्स पेयर के लेवल पे या कंसल्टेंट के लेवल पे भी होती हैं। मैंने थोड़ी देर आपको शायद याद हो कि पिछले महीने ही मैंने FTO के ऑफिस को ज्वाइन किया है। उससे पहले 6 महीने मैं इसी चैम्बर के साथ था और बड़ा अच्छा वक्त जो है ना यहाँ गुजरा। तो वहाँ जाके जितने दिन मैंने गुजारे हैं उसमें जो मैंने देखा है, एक चीज़ ये है कि टैक्स पेयर्स की जो पेमेंट्स होती हैं जिनका उसने क्रेडिट लेना है और अपनी लाइबिलिटी से ज़्यादा जो पे किया होता है टैक्स, उसको जब उसने रिफ़ंड के तौर पे क्लेम करना है तो वहाँ वेरिफिकेशन के काफ़ी इश्यूज आते हैं। अगले दिन मेरे पास एक केस था नॉन रेजिडेंट का। एक आदमी बाहर रहता है, उसकी बीवी यहाँ है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसे वहाँ से भेज रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रही हैं। अब स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? स्कूल वाले उसको फ़ी चालान देते हैं। फ़ी चालान के डिफरेंट हेड्स हैं, उनमें एक हेड जो है वो इनकम टैक्स का है। फ़ी चालान के ऊपर उन्होंने बैंक का नाम भी दिया है, अपना अकाउंट भी दिया। अब वो पैसे जमा हो रहे हैं उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में, उसकी बेस पे लोग रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा कोई जो है ना डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। अब इसमें आप लोगों के वसासत से मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी है हर उस इंस्टीट्यूशन की जिसने आपसे टैक्स लिया है, वो फेडरल एक्सचेकर में भी जमा करवाए और आपको उसका CPR दे। उसके साथ साथ वो सर्टिफिकेट ऑफ विद होल्डिंग ऑफ टैक्स जो है वो भी दे। अगर आपका CPR होगा तो वो सिस्टम से भी वेरीफाई हो जाएगा, आपके पास CPR होगा तो वो वैसे भी वेरीफाई किया जा सकता है। विद होल्डिंग सर्टिफिकेट भी देना उसकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से अगर हम ये सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो एक चेन चलेगी, उसमें सारे लोग एजुकेट होंगे, सारे लोग सेंसिटाइज होंगे और हम अपने मसाइल को शायद थोड़ा सा आसान कर सकें। देखिए, इस तरह एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है वो कितनी मेहनत कर रहा है। वो सिर्फ उसके बच्चे नहीं हैं जो पढ़ रहे हैं, वो इस कौम के बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाना इसका मतलब ये है कि हम इस कौम का फ्यूचर जो है उसको ताबनाक कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों के हाथों में इस कौम का फ्यूचर है, इन्होंने ही आगे चल के इस कौम को आगे उठाना है। तो इसलिए इस तरह की जो बॉटलनेक्स हैं, ये मेरा ख्याल है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसमें हम सबको अपना अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। काशिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया, चैम्बर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सुना। इसके बाद कोई अगर आपकी क्वेरी है, कोई आपकी सजेशन है, कोई कमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम हाजिर हैं।
थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं आप सबको ये भी बताता चलूँ कि हमारे दोनों एडवाइज़र्स, बल्कि जितने भी एडवाइज़र्स हैं वो फॉर्मर चीफ़ कमिश्नर्स हैं। डॉक्टर साहब भी फॉर्मर चीफ़ कमिश्नर हैं, सरफराज साहब भी फॉर्मर चीफ़ कमिश्नर हैं। तो इसका हमारे FTO डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर लोग इस वक्त डिप्यूट किए गए हैं जो सिर्फ हमारी बात सुन रहे हैं। और यहाँ पर ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अगर यहाँ पर 20-25 लोग बैठे हैं तो ये इस बात को हमें बाकी तमाम अपने ताजरान को बताना है कि अगर आपका कोई टैक्स का इशू है, आपको कोई डिपार्टमेंट तंग कर रहा है, तो FTO को एक दफ़ा नॉक ज़रूर कर लें। और हमारे उनको बुलाने का, बल्कि जी आपकी मेहरबानी कि आप यहाँ पर आए और आपने टाइम दिया। FTO का मकसद सिर्फ यही है कि एक और दरवाज़ा, जो हम ताजिर बार बार कहते थे कि हमारे पास दरवाज़ा नहीं है कि हम कहाँ जाके नॉक करें, तो हमारे पास एक दरवाज़ा FTO का है जहाँ पर जाकर हम नॉक कर सकते हैं और हमारा इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहें FTO साहिबान से, इनसे रिलेटेड कोई अपनी कोई क्वेरी भी डिस्कस करना चाहे तो प्लीज़ सर। सबसे पहले तो मैं FTO साहिबान को आपको वेलकम करता हूँ कि आपने हमारे लिए एक बहुत अच्छी वीडियो खोली है जिसके ऊपर हम अपने मसाइल आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एक लाइटर नोट हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप इतने हमारे ऊपर कायम हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमेशा आपके साथ इसी तरह चलते हैं। पिछले दिनों मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी। हमारी प्रैक्टिस में जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, मैं उसकी बेस पर बात करता हूँ। बेसिकली हम लोग जो हैं कस्टम क्लियर एजेंट्स जो हैं ऑल ओवर कंट्री, हम आपकी टैक्स कलेक्शन के काम को बगैर किसी सैलरी के हम और बिलियंस रुपीज़ हम मंथली जमा कराते हैं। और हम समझते हैं कि हम जितनी कौम की खिदमत इस तरीके से कर रहे हैं, हमें इसको और आगे लेके जाना चाहिए। चीज़ हमारे लिए, मैं FPDCCI में कन्वीनर हूँ इसकी कस्टम ड्राइव पोस्ट पोस्ट के हवाले से 6-7 मेरे पास कंप्लेनें आई हैं कि ये जो हम लोगों की ID है क्लियर एजेंट्स की ID, उसको इस पे सस्पेंड कर दिया है कि वो मंथली रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। हमारी प्ले ये है कि जितने भी क्लियर एजेंट हैं वो FBR से सेल टैक्स के सब्जेक्ट में स्टॉक ऑफ स्ट्रेंथ हो गए। अब वो उनके ऊपर सेल टैक्स की FBR की कोई लायबिलिटी नहीं। अच्छा, वो चले गए हैं PRA पे रेगुलर अपनी रिटर्न वगैरह फाइल कर, और FBI ने हमारी ATL को उस बेस पे कि मंथली रिटर्न आपने फाइल नहीं की है उसको सस्पेंड किया। जब सस्पेंड किया तो कस्टमर मजबूर हो गया उसके लाइसेंस को नॉन वर्केबल हो गया वक्ती तौर। उसके लिए हमने FTO साहब से भी रिव्यू किया, डिस्कस हुआ, सारा कुछ हुआ। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए FBI, उनके डॉक्टर साहब ने उनको डायरेक्शन भी किया। अकॉर्डिंगली मैंने वहाँ सारे अप्लाई किया। उनके चलते चलते हम कमिश्नर साहब के पास चले गए कि इनकम टैक्स के, उनकी वो जो डिस्क्रिप्शन भी है और उनकी जुरिस्डिक्शन भी, उनसे सारा ब्रीफली सारा डिस्कस किया। एडिशनल कलेक्टर से अपना कमिश्नर से किया, दूसरे से किया। अब ये मसला ये आ रहा है कि जी एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट के तहत आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको आफ्टर ए सर्टेन टाइम जो है उसको ब्लॉक कर ID। अच्छा, वो जो लोग जुलाई पता नहीं 13 से लोग जब ये शिफ्टिंग हुई है 18वीं तरमीम के बाद, उस डेट से उनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, अब ये है कि कमिश्नर साहब से भी थारोली डिस्कस किया है। अब मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा जनाब, एक तो जितना भी ये सिस्टम इलॉजिकल है, एक्ट जो अगर बना है तो वो इसलिए इलॉजिकल है कि अब तो आपकी स्ट्रेंथ पे नहीं, आपकी हमारे ऊपर कोई सेल टैक्स के हवाले से लायबिलिटी नहीं है। मेरा हाल आप समझ गए, आप इसका जवाब हम जो ना स्टॉक ऑफ स्ट्रेंथ जब हो गए तो हम तो आपके जो बाहर आ गया आपसे, हम आगे PRA में हम रेगुलर। सिद्दीक खान साहब, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया। मैं अगर इसको कंटिन्यू, कोई और क्वेश्चन है ताकि आप इनसे जवाब ले लें। इसका तो खैर आप समझ गए होंगे, इसका जरा प्लीज। जी जी। दूसरा ये है कि कस्टम्स के हवाले से जब भी ये GD सिस्टम आया पेपरलेस इकॉनमी वगैरह का, तो जो हमारी कस्टम क्लियरिंग की GD है वो विदिन 24 आवर क्लियर होनी चाहिए, जबकि ये चीज़ अभी तक प्रैक्टिस में नहीं है। हमें दूसरे हमें मसाइल जो आते हैं ना वहाँ पे,
मोस्टली मसाइल सर अब आते हैं कि क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन। क्लासिफिकेशन के मुझे याद है कि डॉक्टर वड़ैच साहब ने अपने दौर में जितना एग्जेम्पलरी काम वहाँ कराची कस्टम हाउस में क्लासिफिकेशन पे किया है इंस्टीट्यूट में, आज तक दोबारा नहीं किया सर। और वो मुझे बदकिस्मती से ये भी है कि वो पहले वाला चैप्टर भी इन्होंने क्लोज किया। ये काम करके होना चाहिए, उसको बहाल करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि वैल्यूएशन रूलिंग्स के मुताबिक वैल्यूएशन एप्लीकेबल है 90 डेज की। जहाँ पे तो उनको अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, वो अप्लाई कर दें। जहाँ कड़वा लगता है वो कोई लिमिट ही नहीं, जबकि मर्जी उठा के लगा। ये सिद्दीक रेहान साहब के सवाल ऐसे हैं कि तमाम इम्पोर्टर्स से रिलेटेड ये सवाल हैं, इसीलिए मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। आप ये देखें, हमारे पे मास्टर रहे इंडस्ट्री, ट्रेडर, इम्पोर्टर वगैरह सारे, सबको तकलीफ कर, हम आखिरकार मजबूर हो गए। सपोज एक चीज़ $100 की है, 90 डेज का हम उनको दिखा रहे हैं एविडेंस कि 90 डेज का देखो आप लगाए, वो कहते नहीं कि मैंने 130 वाली लगानी है, चाहे वो कितने भी दिनों की है। तो मतलब इस किस्म का पिक एंड चूज तो जो ना वो नहीं होता। आखिरी बात ये है कि बहुत सारी हमें कंप्लेन है FBR के डिपार्टमेंट से, अभी मैं नाम किसी का नहीं, बेशुमार कंप्लेन जिनको हम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि अगले दिन फिर हमने उनके सामने जाना। तो ये भी सबका सवाल है। तो अब ये है कि देखिए, मेरी क्रेडिबिलिटी अबाउट 40 ईयर्स मेरी सर्विस है इसमें, कस्टम्स में, सारे कुछ में। अब बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम ग्रेजुएट हूँ, मैं इंटरनेशनली भी ग्रेजुएट हूँ, मतलब सारे लॉ पढ़े हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से डील करते हैं। जो उनका होता है उनको दे देते हैं, हमारा जो होता है हम ले लेते हैं, ये भी हम कर रहे हैं। मगर ये है कि बहुत सारी कंप्लेन ऐसी है कि जो आपको सर थैंक यू सर, योर क्वेश्चन हैज कम, सरफराज साहब प्लीज। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने दी हैं। और जो पहली आपने बात की कि क्लियरिंग एजेंट्स का रोल क्या है, तो वाकई इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब ये एक रिकग्निशन है सेल्फ डिक्लेरेशन की, सेल्फ असेसमेंट की, इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, घर पे बैठ के, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे बैठ के 24 आवर्स किसी वक्त भी आप कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। तो वो आप कर रहे हैं, आप ऑथराइज्ड हैं, यू हैव द लाइसेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप वो असेसमेंट करते हैं, और वो जो असेसमेंट है आपकी, मेरा ख्याल है कि कोई मोर देन 95% जो आप यानी डिक्लेरेशन देते हैं, जो आप असेसमेंट करते हैं, जो आप ड्यूटी टैक्सेस डिपॉजिट करते हैं, सिस्टम वही एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि असल कस्टम्स ऑफिसर तो आप हैं, यानी आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप क्वांटिटी दे रहे हैं, आप ड्यूटी टैक्सेस को डिटर्मिन कर रहे हैं, यानी गोया कि असेस कर रहे हैं, आप उसके बाद थ्रू बैंक उसको जमा करवा रहे हैं, आप सारे का सारा प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं, और जो GDs गुड्स डिक्लेरेशन ग्रीन में निकल रही हैं उसमें 100% प्रोसेस कस्टम्स की इंटरवेंशन के बगैर मुकम्मल हो के सिर्फ और सिर्फ आपके काम की वजह से वो मुकम्मल हो रहा है और जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि FBR का जो कस्टम्स विंग है और उसके तहत जो लोग कलेक्ट्रेट्स में काम कर रहे हैं और जिनको कहते हैं टैक्स कलेक्टर्स, प्रैक्टिकली तो वो आप हैं टू दी एक्सटेंट ऑफ 95%। और जितनी आपकी क्वालिटी बेहतर है, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आपकी क्लासिफिकेशन की, वैल्यूएशन की, असेसमेंट की, डेपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, तो उसी से ना सिर्फ बिजनेस और ट्रेड को फ़ायदा है, इकॉनमी को भी फ़ायदा है कि वो जितना बेहतर आप उस लाइसेंसिंग के नतीजे में ये रोल प्ले करते हैं, तो बुनियादी तौर पे तो वो डिसेंट्रलाइज हो गया आपके पास आ गया। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द रिकग्निशन ऑफ द क्रिटिकल रोल व्हिच यू आर प्लेइंग इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, पहली बात तो ये हो, तो एक्सेप्टेड, दैट इज एक्सेप्टेड। थैंक यू सर। अच्छा, दूसरी आपने बात की अबाउट द सेल्स टैक्स शिफ्टिंग टू द प्रोविंस।
ये बड़ा रिडिकुलस है वैसे। ये आज भी हम वहाँ पे बात कर रहे थे कि एक कानून बन जाता है, लेकिन उस कानून को जब हमने सॉफ्टवेयर में मुंतकिल करना है और जल्दी मुंतकिल करना है, क्योंकि जब बजट आ जाता है, बजट इम्प्लीमेंट हो जाता है 1 जुलाई को, उसने इम्प्लीमेंट होना होता है, तो हम ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, यानी रीबॉर, उसके बाद IRS, IS, सारे PSW वो आ गई है, तो उन सारे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, अगर कुछ चीज़ें सूबों को मुंतकिल हो गई हैं, तो हाउ फॉर्चुनेट इट इज़ कि इतना अरसा पहले हो चुकी हैं। बड़ा वाज़ेह है कि नाउ सर्विसेज वुड रिपोर्ट टू दी प्रोविंस, लेकिन वो जो नेसेसरी मेजर है वो सिस्टम के अंदर नहीं ली गई। वो आज तक वो आप उसको स्ट्रगल कर रहे हैं, सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो मेजर्स अभी तक नहीं ली गई। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ इस पे, ये वाला जो पर्टिकुलर इशू है इस पे अगर आप कोई करें तो वी कैन टेक इट अफ्रेश। इट इज़ रिडिकुलस, आयरॉनिकल कि जब पार्लियामेंट ने एक तय कर दिया है कि ये वाला काम सूबे देखेंगे, और सूबे भी समझते हैं कि हम ठीक है, हमारी जो PRS है, प्रोविंशियल रेवेन्यू सर्विस, वो ठीक है, वो मामला को हैंडल कर सकती है। तो ये फिर FBR को और प्रोविंशियल रेवेन्यू सर्विसेज को जल्दी से जल्दी इन मैटर्स को हैंडल करके तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो ये दैट इज़ आल्सो एडमिटेड। इस पे आप फर्दर अगर दें इनपुट, कोई OM की शक्ल में आप चाहें या कंप्लेंट की शक्ल में, तो दैट कैन बी फॉर्मली टेकन। हार्ड कॉपी आपको बना जी। तीसरी जो बात आपने वैल्यूएशन की है वो बड़ी ठीक बात है आपकी। हालांकि अब जो है वो बड़ा वाज़ेह माइलस्टोन्स हैं और वाज़ेह ग्रेजुएशन है, रेगमेंटेशन है उसके अंदर कि आपने 25 कहाँ लगाना है, 25 से कहाँ पे लगाना है, आपने जो नेशनल डेटाबेस है उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो जो वहाँ पे लोग उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें वो जो मेजर गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो तो करना चाहिए। ये क्यों नहीं करते वो, क्यों वो अपनी डिस्कशन इस्तेमाल करते हैं कि 90 दिन के अंदर के डेटा की बजाय वो 120 दिन पे, 40 दिन पे, क्योंकि वो हायर डेटा वहाँ पे अवेलेबल है तो उसको लगा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ अ मैटर आपके, आप बजाय आप उसके जो अप्रेजर है उसके रहमो करम पे रहें, वहाँ पे अगर आप थोड़ी हिम्मत करके कलेक्टर के पास चले जाएं, स्पेशली चीफ कलेक्टर, क्योंकि चीफ कलेक्टर को बिठाए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए गया है कि वो फारग बैठा हुआ है और उसे चाहिए कि इस तरह के जो इश्यूज विच अराइज आउट ऑफ काइंड ऑफ इरिटेशन बिटवीन द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, कि पॉलिसी की क्या है, गाइडलाइन क्या है और इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, तो वहाँ पे आप बड़ा वोकली उनको बताएं कि जी ये ऐसा क्यों, जबकि आपकी लेड डाउन पॉलिसी ये है, तो ऐसा क्यों। और अगर मेरे ख्याल में तो उन्हें सुनना चाहिए ये बात, नहीं सुनते तो फिर आप आए हमारे पास, अगर इस तरह की कोई बात है वी कैन टेक दैट मैटर। सर यानी कि नटशेल ये हुआ कि अगर कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो जैसा कि अभी सदीक रेहान साहब ने बात की, अगर ऐसे इश्यूज किसी और के पास भी आ रहे हैं तो वो कंप्लेंट के लिए आपके पास आ जाएं या प्रपोजल लेकर आपके पास आ जाएं या कंप्लेंट लेकर आपके पास आ जाएं ताकि उनको रिजॉल्व करवा दिया जाए। सर और ये जो प्रोविंशियल वाला है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको बिल्कुल आप नेशनल लेवल पर भी उसका बड़ा डिस्क्रेडिट था। सर थैंक यू। कोई और सवाल करना चाहता हो FTO से रिलेटेड प्लीज़, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ अब जाएं। एनी क्वेश्चन? आई थिंक नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हर सेशन में जी सबसे पहले हम सबको मिलके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए
जिसने हमें ये मौका दिया कि हम मिल के कुछ नॉलेज आपस में शेयर कर सकें। ये जो चीज़ अभी आपके पास आने लगी है, ये काफ़ी स्क्रीनिंग होके काफ़ी सेमिनार इस पर कंडक्ट हो चुके हैं, लाहौर में, फैसलाबाद में और मुल्तान में। और मज़ीद उसको, वैसे तो ये 130 पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा थे, तो क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो उसको कट शॉर्ट करके मैंने 34 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, ताकि आप तक वो चीज़ें जो मुझे, क्योंकि मुझे कासिम साहब ने ये कहा था कि जी जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है उस पर आपने बात करनी है, तो उसी से रिलेटेड जितने पॉइंट्स मुझे मिल सके। बाकी इस फाइल के अंदर सारे पॉइंट्स हैं, 130 पूरे के पूरे हैं, उसको लिंक लगे हुए हैं, आप बाकी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो मेरा जो टॉपिक है बेसिकली वो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो है वो 34 पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली आपके पास आने लगे। तो मैं 1 बाय 1 करके, ये लिस्ट है जी, पहले आप देख सकते हैं, ये आगे 2 और ये 31 टोटल इसके अंदर है। कुछ और इसके पॉइंट्स हैं, एक मिनट, अब इसका पहला जो क्लिक करो जी ऊपर लिंक, ये जी बेसिकली एसएमई आपको, ये वैसे ना डायरेक्टली ये बजट का हिस्सा नहीं है, ये मैंने खुद इंपोर्ट किया, जैसे आप कहते हैं ना, पिछले बजट में से निकाल के मैं इधर लेके आया, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और बेनिफिट देगा। बेसिकली है क्या, लास्ट ईयर ये हुआ था कोरोना के इफेक्ट की वजह से स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को 2 तरह के केसेस बनाए गए, एक स्मॉल है और एक मीडियम है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन है। ये कैटेगरी 1 जो है इसको मैं स्मॉल इंटरप्राइजेस कह रहा हूँ, और कैटेगरी 2 को मैं मीडियम इंटरप्राइजेस कह रहा हूँ। जिसकी टर्नओवर 100 मिलियन के अंदर है या बराबर है वो कैटेगरी 1 है, वो स्मॉल इंटरप्राइजेस है। मैंने खुद ही उसको तोड़ दिया 2 हिस्सों में। अगर आप पहले हिस्से में जाएंगे तो आपने करना क्या है, जस्ट 0.25% आपने अपनी सेल का पे करना है और ये फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप 100 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर ले लेंगे लेकिन 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगी तो आप कैटेगरी 2 में आएंगे और वो रेट पिछले का डबल हो जाएगा। उधर 0.25 था, आगे 0.5 हो जाएगा। सो ये मैंने लास्ट ईयर भी 3 केसेस में बेनिफिट लिया था, और आप भी इसमें मैक्सिमम बेनिफिट, और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी मैं रेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ टर्नओवर टैक्स की बात करूँ तो इस पर स्टैंडर्ड रेट है, रिड्यूस रेट्स को निकाल के 1.25%। उसके अगेंस्ट आप दे क्या रहे हैं, 0.25% और 0.5%। और ये मिनिमम नहीं है, ये फाइनल टैक्स है, और ये 3 साल के लिए होगा। आप अगर अब इन होते हैं इसमें तो 22, 23 और 24 तक ये जाएगा, आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर ना रहे या आपकी टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा हो गई तो फिर आप ऑटोमेटिक इससे बाहर हो जाएंगे, फिर आपको नॉर्मल रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। सो इससे बेहतर बेनिफिट मैंने आज तक किसी स्टेट को देते हुए नहीं देखा। मैक्सिमम बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर के लिए, और स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। +1 नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसके अंदर, 3 साल का भी मैंने आपको बता दिया। आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट पे वैसे स्टैंडर्ड रेट 1% है, उस पे भी आपको 0.25 या 0.5% पे करें कैटेगरी 1 और 2 के मुताबिक, फाइनल डिस्चार्ज वो भी हो गया। तीसरा, आपको मिनिमम टैक्स लगेगा ही नहीं क्योंकि ये उसकी जगह पे आ गया। चौथा, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो आपको पता है अगर कंपनी है तो 4% है, अदरवाइज 4.5% स्टैंडर्ड रेट टैक्स करता है, उसकी भी एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। सो शायद ही कोई बंदा होगा जो इस बेनिफिट से एडवांटेज ना गेन करे। मैक्सिमम बेनिफिट इसके अंदर है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये इस बजट का हिस्सा नहीं है, ये लास्ट ईयर आया था और उसको इंपोर्ट करके आपके लिए ये इस साल में भी एप्लीकेबल है। अगर आपने 21 में नहीं लिया तो कोई मसला नहीं है, आप 22 में ऑप्शन ले लें, 22 में 22, 23, 24 तक चले जाए। पीछे लिया है तो 21, 22, 23 3 साल तक आप इसके अंदर रहेंगे। सो मैक्सिमम बेनिफिट है, ये जरूर अवेल करें। मैंने आपके मतलब की चीजें पहले रखी हैं, बाकी और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बिजनेस कम्युनिटी को पहले देखा है। सो अच्छा, इसका ताल्लुक इट हैज नथिंग टू डू विद दिस सेल टैक्स, इसको उधर मिक्स मत कीजिएगा। इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। उधर उसी तरह इनपुट आउटपुट है वो अपनी जगह पे है, या फिक्स्ड है वो अपनी जगह पे जाएगा। इसको दूसरी तरफ आपने मिक्स नहीं करना है, वो अपनी जगह पे है। अच्छा, इसको आप क्लिक करो और शीट मेन पे आओ ऊपर। अच्छा, ये तुमने ना शीट, तुमने लिंक ऊपर चलो, तुमने ऊपर चलो जरा, इसके ऊपर शीट सेट बनी हो, ऊपर चलो। ये तुमने फाइल कौन सी खोली हुई है? नहीं, दोबारा इसको बंद करके खोलो।
जो एलसीसी के नाम पे थी वो देखो, ये वही वाली है। खोलो ना, इसके अंदर ही था ना एलसीसी, पूरा नहीं आपने डाला, इसको क्लिक करो ना जनाब। इसके अंदर ना एलसीसी के नाम पे एक फोल्डर बना था, उसको खोल के उसको खोले क्योंकि लिंक लगे हुए हैं। आप अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जी, जितने भी होंगे वो बाद में मुझसे कर लीजिएगा जब तक बल्कि आपका जी नदीम साहब ये लिंक खुलता होगा। मैंने जो कुछ सवाल नोट किए थे वो मैंने देखे हैं, आपके बीच में आ गए हैं, लेकिन मैं उसमें लेता चलूँ। कुछ सवाल आपको पहले दे दूं। एक तो सुपर टैक्स का ज़रूर बताइएगा, जो सेक्शन 4C आया है जिस पे उन्होंने लगाया है। उसके बाद टैक्स ऑन डीम्ड इनकम का ज़रूर बताइएगा। सेक्शन 21 जो आया है वो पहले 10 लाख प्रपोज हुआ और उसको 2.5 लाख तक ले आए। फिर कैपिटल गेन से भी हम सब का डायरेक्ट ताल्लुक है कि हमारा प्रॉपर्टी, हमारा ओपन प्लॉट्स और हमारा फ्लैट्स, और 4 साल से उसको 6 साल के ऊपर कर दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड टैक्स जो रिटेलर्स का आया और जो हमने माफ़ करवा दिया, और मेरी ज़ाती राय में तो वो बहुत अच्छी एक स्कीम थी रिटेलर्स के लिए, जिसको हम रिटेलर्स ने खुद ही जिस पे इनकार कर दिया है। और उसके बाद जी मैं आगे आपका मैं उसके बाद जी मिनिमम टैक्स रिजीम हम इंपोर्टर्स को दे रहे थे, फाइनल टैक्स में लाए, लेकिन शायद फिर हम निकाल के बाहर ले गए। स्वैप्स एजेंट का भी मैंने देखा, फिर रिकॉर्ड के लिए वो 6 साल पे दोबारा वापस ले गए हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप का ज़रूर बताइएगा हमारे मेंबर्स को, क्योंकि वो पहले था 25%, अब उसको रिड्यूस किया, तो वो किस पे जिम्मेदारी लगती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे नहीं पता होता कि बेनिफिशियल ओनरशिप की किसने वो देनी है। सर उसके बाद फिर एडवांस टैक्स ट्रांसफर जो मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। सर उसके बाद मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, जो रेट ऑफ कंपनीज है जो स्मॉल कंपनीज के लिए 20% है प्रॉफिट का, वो कौन सी कंपनीज है? जो 45% तो चले बैंक के लिए हो गया, और जो नॉर्मल रेट है वो 29% है। वो जो 20% वाला रेट है वो किसने करना है, ताकि उससे कौन वो उससे फायदा ले सकता है? और जो टियर 1 से रिलेटेड सवाल था सर, वो बाकी चीजें तो सारी चलें ठीक है, उसमें ज्वेलर्स के लिए उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है कि अगर ज्वेलर की शॉप का एरिया 300 स्क्वायर फीट तक होगा तो उसे अपने आप को पीओएस में नहीं इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, तो उस पर भी ज़रा बताइएगा। और मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि जो बजट में देखें, हम लोगों को ये ही नहीं पता चलता कि बजट में फ़ायदा क्या आया है और नुकसान क्या आया है। हमें नुकसान ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी पेनल्टीज हम पे लगा दी गई हैं कि अगर हम एक अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, अगर हम रिटर्न नहीं डालते तो क्या उस पे पेनल्टी है, और अगर हम अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न नहीं डालते तो क्या उस पे है, और हम छोटे ताजरों को और एसएमईज को किन बातों का ध्यान रखना है जो वो अपने लॉयर को कहें कि यार ये चीज़ तुमने पूरी करनी है, क्वार्टर की स्टेटमेंट देनी है, एडवांस टैक्स की देनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर थैंक यू। क्या मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम दोनों ने मिलकर ये सारा तैयार किया जो कुछ मैंने बनाया वही कुछ आप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जिस ऑर्डर में आप गए हैं ना, मैं उसी ऑर्डर में ही आ रहा हूँ आपकी तरफ। बाय चांस है कि आपकी सोच मेरे साथ एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे है, और वो सारे कवर्ड है इसके अंदर जो आपने कहे। सर थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब पहला पॉइंट था जी आपका एसएमई का, वो मैंने आपको दिया। रेलिवेंट सेक्शन 7 है जी, आप 100 ही है आपके सामने, और प्लस 14 शेड्यूल है, उसके साथ मिला के आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जी, इसमें ये ट्रेडर वाला जैसे अभी बात हुई 99A जो आपका इसके अंदर जो सेक्शन है, इसको देखें जी। पहली बात तो ये है, देखें ये आपको भी पता है कि सेल टैक्स के अंदर वाइड सेक्शन 3 के यूटिलिटी बिल्स पे ऑलरेडी सेल टैक्स जो है वो टियर 2 वालों को चार्ज हो रहा था। टियर 1 वालों की बात इसलिए नहीं हम कर रहे क्योंकि ऑलरेडी इनपुट आउटपुट पे वो है और उन्होंने रजिस्टर्ड होना है और उस पर उन्होंने रिटर्न अपनी फाइल करनी है। मेरे पास चूंकि केसेस ऑलरेडी इस तरह के हैं, दोनों तरह के हैं, तो अब जो टियर 2 के अंदर फॉल करता है वो बिजली के बिल के अंदर अपना सेल टैक्स पे करके आ जाता है, चले। लेकिन क्या वो टियर 2 में आता है? उसको पहले टियर 1 से एक्सक्लूजन लेनी पड़ेगी, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे वो एरिया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है। अब कुछ जगहों पे तो आपको पता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो रिफंड लेना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, उनको तो विदाउट लिमिट का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो आप पहले टियर 1 से निकलेंगे तो टियर 2 में आप जाएंगे, ठीक है। अब वो तो बगाए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूं,
वो FBI वाले फीते लेके साथ आ रहे हैं, साइज दुकान का लेते हैं कि क्या ये वाकई 1000 स्क्वायर फीट से नीचे है या बराबर है, ये ज़्यादा तो नहीं है। उस वक्त फिर टर्नओवर इमटेरियल हो जाती है। चले खैर वो तो अपनी जगह पर रहेगा। अब अगर टीयर 2 में आप आ जाते हैं, आप साबित कर देते हैं कि आप टीयर 1 में नहीं आते, तो टीयर 2 में आपको बिजली के बिल में आपको ओबियसली सेल टैक्स चला गया। और इस दफ़ा जो सजेशन आई थी, मेरी भी रिकमेंडेशन यही है, देखिए गलती ये हो गई है कि उन्होंने सब कुछ चार्ज कर दिया, इरिस्पेक्टिव कि वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, कोई है, वो आता है नहीं आता है। मेरे बिल में भी 1 लाख के आया हुआ है। अब उसमें पता क्या मसला ये हो रहा है कि यहाँ से कई दफ़ा ना कामयाबी ना नाकामी के बराबर होती है। आपने सिर्फ उनको निकालना था जिनको गलत चार्ज हुआ था। अभी भी टाइम अवेलेबल है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है हम 1 अक्टूबर में आपको एक दोबारा बताएंगे कि हमने करना क्या है। हम इसको वापस इसी पे लेके आएंगे, कुछ और करेंगे या पुराने पे चलेंगे। बहरहाल फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, अच्छा एक और भी मसला है, कह तो उन्होंने दिया है बट अभी तक लीगल बैकिंग नहीं है इसकी। बीइंग एज प्रोफेशनल मैं कभी किसी बंदे की बात ना मानता हूं, ना सुनता हूं, ना करता हूं जब तक इसके ऊपर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर या फाइनेंस ऑर्डिनेंस आपका नहीं आ जाता, तब तक ये इंटैक्ट है। बाकी आपके बिल अगस्त के जब आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने कहा यही है कि जी हम वो आपके माइनस कर देंगे, उनको हमने कह दिया। अच्छा अगर नहीं माइनस होता, मेरे पास एक और ऑप्शन भी है आपके पास। अगर आपको ये नहीं लगता, आप अपनी रिटर्न में उस सेल टैक्स को इनकम टैक्स के तौर पर एडजस्टमेंट ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, जाता नहीं कहीं पैसा आपका, पैसा नहीं कहीं जाएगा आपका। सो रिफंड मिल जाए ठीक है, एडजस्टमेंट मिल जाए ठीक है, अदरवाइज रिटर्न में आप जाके उसको क्लेम कर लीजिएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा आपका। ये था जी आपका जो 99A वाला है। अब उन्होंने कह तो दिया है, अब जब तक मैंने कहा SRO या रेलिवेंट इसमें अमेंडमेंट नहीं आ जाती लीगल बैकिंग के साथ, तब तक ये हवा के अंदर है, तब तक ये मैं इसको नहीं मानूंगा जब तक कि इसकी लीगल बैकिंग ना आ जाए। वैसे तो पूरा मुल्क कहता है कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो लगा तो हुआ है, उसका क्या करें, कहने से कुछ नहीं होता जनाब, उसका लीगल पेपर चाहिए होगा। आगे चलो जी, लिंक पे क्लिक करो। 2 जी, तीसरा जी एक्सपोर्ट में जी अगर कोई बंदा फॉरेन इंडेंटिंग एजेंट है और उसको आपको पता बाहर से कमीशन आती थी, तो 154 सेक्शन में बैंक 5% काट के टैक्स दे रहा था। इस दफा रिलीफ ये है कि उन्होंने इसको शिफ्ट कर लिया 154A में, क्योंकि सर्विसेज ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट होती हैं वो गुड्स में नहीं आती। जिस तरह अभी बात हो रही थी, सर दोनों साहिबान सर हमारे बात कर रहे थे रिस्पेक्टिव जो गेस्ट हैं, कि जो गुड्स हैं वो डोमेन है बेसिकली FBR का, और जो सर्विसेज है वो डोमेन है रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस का। इसी तरह इनकम टैक्स लॉ में भी यही हो रहा है कि जो गुड्स हैं वो 154 के अंदर है और जो सर्विसेज है वो 154A के अंदर है। तो सिर्फ किया ये है कि वो कमीशन जो बाहर से 5% पे थी, फाइनल डिस्चार्ज था, उसको उठा के उन्होंने 154A में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि वो सर्विसेज है और रेट उसका 1% है और वो हो जाएगा फाइनल डिस्चार्ज। लेकिन टैक्स ईयर 2023 से होगा, ये 22 पे एप्लीकेबल नहीं। अब क्लिक करो जी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आ जाओ। एक तो पहली अमेंडमेंट तो वो ये कि वो सर्विसेज वाला इधर आ गया, उधर से निकल के 154 से। दूसरी अब जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपको पता है पहले कानून क्या था और अब क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर IT रिलेटेड सर्विसेज या IT इनेबल्स से रिलेटेड अब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसको 100C का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था टैक्स क्रेडिट का, और वो क्या हो जाता था, फिर वो उस पर टैक्स जो है विद होल्डिंग बैंक जो है वो नहीं काटेगा। अब उन्होंने नया लॉ ये पास किया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये पास ऑन हुई है कि पैसा अच्छा खासा ड्राइव हो रहा है इन लोगों को, तो उन्होंने कहा जी बजाय एग्जम्पशन देने के या टैक्स क्रेडिट इनको देने के, हम इनसे 0.25% कलेक्ट कर लेते हैं और वो इनका फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा। सो अब आप IT रिलेटेड सर्विसेज या IT इनेबल सर्विसेज को एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो 0.25% होगा, लेकिन उसके साथ आपको 3-4 कंडीशन मेट करनी पड़ेगी। पहला, आपको क्या करना पड़ेगा, वे मैंने रेड इसलिए किया, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, आपको विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करनी पड़ेगी, और अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ तो टैक्स काट के आप उसको जमा भी करवाएंगे रिस्पेक्टिव वो जो फोर्टनाइटली बेसिस है। तो ये 4 कंडीशन आप मेट करेंगे, फिर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे कि मैंने 0.25% आपको पे करना है और ये काट के तो मेरा खुदा हाफिज कर दे। ये आल्दो के 1 साल के लिए हुआ है, लेकिन क्रेडिट तो 25 तक का था, तो 23 में भी 0.25%,
24 में भी 0.25%, और 25 और ऑनवर्ड क्या होगा या 24 में, वो बात की बात है। लेकिन 0.25% हर साल में अब लगेगा और उस पर टैक्स काट के फाइनल डिस्चार्ज होगा। लेकिन एक स्पेशल चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, या मैं रिटर्न नहीं फाइल करता, या मैं टैक्स नहीं काटता, या विद होल्डिंग स्टेटमेंट नहीं फाइल करता, फिर मेरा स्टेटस क्या होगा? फिर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स पे उस पर टैक्स लगा के 0.25 वाला या अदरवाइज वाले जो कटे होंगे माइनस होंगे, और बैलेंस आपको जमा कराना पड़ेगा, फिर ये फाइनल डिस्चार्ज नहीं होगा। सो हर चीज कंडीशनल हो रही है, आप ये कंडीशन मेट करें, बेनिफिट ले लें। सो बेनिफिट विल बी देयर, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ओपन खाता बंद हो गया जनाब, खुला खाता बंद है। वापस आओ जी, लिंक पे क्लिक करो, नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है। इंपोर्ट पे जैसे अभी बात हो रही थी, इस पर नेक्स्ट पेज पे ये 4 कैटेगरीज है। आपको पता है पहले प्रपोजल थी बिल के अंदर कि इसको फाइनल डिस्चार्ज में डाल दो, फिर लोगों ने छोड़ डाल दिया, वो जी अल्लाह करके तो इधर आए हैं, अब आप फिर हमें वापस भेज रहे हैं। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। पहले ये मिनिमम टैक्स में फाइनल डिस्चार्ज में जाना लगा था कमर्शियल इंपोर्टर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी भी कमर्शियल इंपोर्टर सवाए इन 4 चीजों को निकाल के वो मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर है। ये भी मिनिमम टैक्स ही है, एडिबल ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, पेपर एंड पेपर बोर्ड और प्लास्टिक्स। अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर के तौर पे ये 4 चीजें इंपोर्ट करेंगे तो जो इस पर टैक्स कटेगा वो मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर जाएगा। प्लस उन्होंने ये कहा कि कुछ स्पेसिफाइड आइटम ऐसी हैं अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उस पर 2% नहीं 3.5% रेट होगा, जो कि उसके लिए मिनिमम टैक्स बन जाएगा। अब वापस आओ इसमें से, नेक्स्ट है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेजिडेंट का, इसमें बड़ा लड़ाई पड़ी हुई थी। लोग क्या करते थे असल में, देखिए एफबीआर भी अपनी जगह मजबूर है, जब लोग मिस यूज करते हैं किसी चीज का तो वो कानून मुलक्कली बना देते हैं। मैं आपको 1-2 मिसालें दे देता हूँ, आसान हो जाएगा ये क्यों आया। अब जीबी क्या है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वैसे तो आपके मुल्क का हिस्सा है वो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन कंट्री है। अगर मैं जीबी में कोई बिजनेस करूंगा तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, वो फॉरेन सोर्स इनकम बनेगा, और वहां एग्जम्पशन है इनकम टैक्स लॉ की। अब सवाल ये है कि लोग करते क्या थे, हर दौर में ना फनकार लोग पैदा होते रहेंगे क्योंकि वो दुनिया का हिस्सा होते हैं और लोगों को सिखाते हैं बहुत कुछ। वो करते थे बाय एयर जाते थे जीबी और बाय रोड वापस आ जाते थे। साबित किया कि 183 दिन में उधर था, पाकिस्तान में नहीं था, तो मैं नॉन रेजिडेंट हो गया, तो मेरी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो गई। अब मैं उसको कैसे पकड़ूं उस बंदे को, या तो मैं फिजिकल सर्वे करूं, वहां जाकर लोगों से पूछता फिरूं, इतने धक्के कौन खाए। उन्होंने कहा यार, फिर लोग क्या करते थे, सिर्फ जीबी की बात नहीं हो रही, मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते थे, विजिट करते थे, पाकिस्तान में 183 दिन रहते नहीं थे, दिन कम कर दी, 182 करके बाहर की इनकम पे एग्जम्पशन ले ली। उसने कहा भाई ये क्या मजाक हो रहा है, ये तो करोड़ों रुपए बंदा इनकम कमाई जा रहा है और हमें एक पैसा नहीं पे कर रहा। उन्होंने कहा जी कि अब अगर पाकिस्तान में 2 कंडीशन तो ऑलरेडी आपको पता अवेलेबल है। पहली, अगर आप पाकिस्तान में 183 डेज है मोर और इक्वल तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या ऑफिशियल हैं वेयर एवर पोस्टेड, जैसे यूएस एम्बेसी बाहर बढ़ी हुई है, वहां जो लोग काम करते हैं वो रेजिडेंट इंडिविजुअल ट्रीट किए जाते हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी भी कंट्री के टैक्स रेजिडेंट नहीं होंगे या वहां 182 दिन नहीं होंगे तो आप पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे। अब रेजिडेंट बनते होता क्या है, 2-3 चीजें आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है। पहला, आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है। नंबर 2, आपकी फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी और टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा अगर आपने बाहर पे किया होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट को ये बेनिफिट है, वो वेल्थ स्टेटमेंट के बगैर फाइल कर सकता है, लेकिन कमिश्नर इज हैविंग द पावर 116 में, 116 है सेक्शन में, कि वो आपसे इवन के नॉन रेजिडेंट के केस में भी वो वेल्थ स्टेटमेंट आपसे मांग सकते हैं। अब ये दिस इज वाई कि ये अमेंडमेंट आई है कि आपको अब जेन्युइन टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा। देखिए शुरू से हम यही कहते हैं यार कि जो बंदा मिस यूज करता है उसको तो रगड़ दें आप, वो कोई भी बंदा हो चाहे, अगर वो जेन्युइन है, अब वो गरीब है अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत अली ने क्या कहा था कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। अगर वो बात ठीक कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, बात ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप सही बात करेंगे, आपके पास जैसे सर ने कहा आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, वेरीफाइबल हैं। अब ये लो, आपको अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अब आप रिटर्न जब खोलेंगे ना, आप पिछले सालों के रिफंड के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, है ही नहीं वहां पे रो।
अब वो मिलनी ही नहीं है आपको। क्यों? लोगों ने क्या किया है कि 50 लाख का रिफंड मांगा, पता लगा CPR है ही कोई नहीं, इनकम ही कोई नहीं है, नील की रिटर्न फाइल की हुई है, लॉस की रिटर्न फाइल की हुई है, 50-50 लाख का रिफंड मांगा हुआ है, ना CPR है ना इनकम है, कुछ भी नहीं है। उसको बुलाते हैं, बंदा भी गायब हो जाता है। अब इस सूरत में सोचे कि वो कमिश्नर का वो या टैक्सेशन ऑफिसर का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा कि मैं बंदे को बुलाता हूं, साबित करना तो दूर की बात है, बंदा आना पसंद नहीं कर रहा, वो जवाब ही नहीं दे रहा हमें। दिस इज वाई कि ये रिफंड वहां से गायब हो गया। लेकिन उन्होंने कहा आप रिफंड अप्लाई करें इफ यू आर ए जेन्युइन पार्टी। ये भी हमारी बात हो गई, अगर आप जेन्युइन पार्टी हैं आप जवाब देंगे, आपको 221 नहीं लगेगा, 100 कुछ नहीं वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है क्या आप जेन्युइन हैं, क्या सारे जेन्युइन हैं, ये साबित करना बहुत जरूरी होगा। इसके बगैर क्रेडिट आप लोगों को नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। आपने 50 लाख जमा ही नहीं कराया, पैसे की तरह भाई। अच्छा, ऊपर से वो कह रहा है मैं 120 सेक्शन में डीम टू बी ऑर्डर हो गए, मुझे पैसे वापस करें। वो भाई तुमने जमा ही नहीं कराए, वापस कहां से मिलेंगे तुम्हें? इसलिए उनको चढ़ गया, समझे तप चढ़ गई है। वो कहते यार ये तो बोलते ही बंदा झूठ है, ये तो कमाल है, फनकारी दिखाई हुई लोगों ने। बहरहाल जहां जेन्युइन है, हमने रिप्रेजेंटेशन देके चीफ कमिश्नर साहब से मीटिंग की है, उन्होंने हमारी सारी बातें मानी है। लेकिन कब? जब आप सही बात कर रहे होंगे। तो रेजिडेंट इज वन ऑफ द अफेक्टिव्स का जो उन्होंने इसको अमेंड इसलिए किया है, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। आगे देखें जी, लिंक को क्लिक करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। आपको पता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इशू होते हैं, पेंशनर अकाउंट है, पेंशन सर्टिफिकेट है, तो उनको मैक्सिमम रेट 10% होता है, नॉर्मल टैक्स या 10%, विच एवर इज लोअर। उन्होंने बेनिफिट पास ऑन किया है कि आप 5% पे आ जाए 2023 में, 5%। आपको ये पता होगा कि इनके ऊपर विदहोल्ड, नेशनल सेविंग सेंटर वाले इसका विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटते, होता नहीं इस पर। तो क्या होता है कि फिर आप बाद में अपनी रिटर्न बनाते हैं, आप नॉर्मल टैक्स, जैसे मुझे फर्ज करें मुझे मिल गया 4 लाख रुपए, 4 लाख में अगर मैं देखूं तो 15% रेट जो टैक्स है 60,000 रुपये सीधा मेरा बनता है, अगर मैं इसके 10% को कैलकुलेट करूं। और नॉर्मल टैक्स देखूं तो 0% है अगर मेरी कोई और इनकम नहीं है। तो विच एवर इज लोअर जो है वो आपने पे करना है। उन्होंने उसको 10% को कम करके 5% कर दिया है। सो इट इज ए बेनिफिट बेसिकली फॉर दी जो आपके सीनियर सिटीजन है उनके लिए। आगे चले जी। इम्यूनिटी फ्रॉम ऑडिट जी, पहले भी सेल टैक्स इनकम टैक्स में 3 साल का था, वापस आया लोगों की रिक्वेस्ट पे, अच्छी बात है। 4 साल में एक दफा ऑडिट होगा जी आपका, बट ये बेनिफिट सेल टैक्स में एक्सटेंड नहीं किया गया। इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अगर आप 4 साल में एक दफा ऑडिट करवा लेते हैं 177 में या 214C में, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आपको सिलेक्ट करें या बोर्ड आपको सिलेक्ट करें, लेकिन साथ एक प्रोवाइजो ऐड है कि कमिश्नर इज हैविंग द पावर कि वो बोर्ड से स्पेशल अप्रूवल लेके किसी केस में अगर उनको कोई डाउट है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, कंसीलमेंट है, उनको नजर आ रहा है कि गड़बड़ हुई है, तो उस केस में वो किसी भी साल का ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन 214C इंटैक्ट है। अगर बोर्ड एक दफा करके दोबारा आपको कर लेता है या 177 के बाद 214C आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं जनाब आपने खुद हमें एक क्लॉज दिया है, 105 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का, तो मुझे इसमें से आप बाहर निकाल दे, आप इसमें क्लीन चिट लेके बाहर निकल सकते हैं। एक अच्छी चीज है, बेनिफिशियल है, क्योंकि लोग कहते हैं जी बार बार। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर, इससे पहले कि स्किप हो जाए, ये छूट टू दी एक्सटेंट ऑफ, ये रिलैक्सेशन टू दी एक्सटेंट ऑफ टोटल ऑडिट है, इसका अमेंडमेंट इन असेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। 122 अपनी जगह पे है। अगर किसी बंदे की चोरी पकड़ी गई, कंसीलमेंट पकड़ी गई, बैंक अकाउंट हाईलाइट हो गया, या प्रॉपर्टी या गाड़ी या कोई चीज ऐसी जिससे जो कि शो नहीं की गई, तो 122 सेक्शन इंटैक्ट है और उसमें वर्ड है एज मेनी टाइम्स एज द कमिश्नर डीम फिट। जितनी दफा चोरी पकड़ी जाएगी उतनी दफा 122 लगेगा। और ये टेक्निकली ठीक भी है। अगर बंदा सही कह रहा है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसकी कंसीलमेंट कभी आनी नहीं, उसको वो 122 उसको लगेगा भी, तो उसमें से बड़े आराम से क्लीन चिट लेके बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, कंपनीज के रेट, जैसे काशिफ साहब ने कहा स्मॉल कंपनी है, इसमें ना बेसिकली मेरे पास ना 59A है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो उसके अंदर प्री कंडीशन लिखी हुई है कि कौन कंपनी स्मॉल कंपनी ट्रीट की जाती है। ठीक है, उसका पेड अप कैपिटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सेल्स को देखा जाता है। अगर आप उसकी कंडीशन मेट करेंगे और स्मॉल कंपनी में आप आएंगे तो फिर आपको 20% रेट होगा, वरना बैंकिंग कंपनी के लिए 39 है, आपके सामने है 23 के लिए, और आगे कंपनी का तो रेट चेंज नहीं हुआ, जो स्मॉल कंपनी के अलावा है वो 29% पे ही इंटैक्ट है। अब ऊपर लिंक को क्लिक करो भाई, ऊपर हाँ, अब आ जाओ सैलरीड पर्सन जी।
सैलरी पर्सन में जी 3 पॉइंट्स हैं। पहला, आपको पता है कि उन्होंने 12 लाख पे रेट जो है, रेट पहले कम कर दिया उन्होंने। पहले क्या था 5% था, उसको 2.5 कर दिया। पहले 30,000 था, 15,000 हो गया। सो रिलीफ का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, नंबर 1 पहले तो उन्होंने ये किया है, जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर सरफराज साहब और डॉक्टर तारिक महमूद साहब इजाज़त चाह रहे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों साहिबान का कि वो आए। और मैं जाते जाते मैं ज़रूर बुके भी पेश करना चाहूँगा। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं दोबारा तमाम अपने मेंबरान से, सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई भी टैक्स के डिपार्टमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो लाहौर चैम्बर के दरवाज़े भी खुले हैं और FTO के दरवाज़े भी खुले हैं। आप किसी का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो इशू है वो रिजॉल्व होगा। सर राव साहब प्लीज़, दाऊद साहब, वरुण भाई आ जाए ना आगे, सर आ जाए। दाऊद भाई आप भी आ जाएं प्लीज़ उधर। ना सर साथ होना, सर साथ है ना सर, ये तो रीज़न होना। जी सर जी सर देखिए यार, ज़्यादा वालों को देखो, कम वालों को देखो। ठीक है जी, अब डॉक्टर साहब को भी देना, ये लीजिए एक और दो। ये जी ना जी सर, सादे को जद है नहीं सर, दो सर प्लीज सर। हो गया जी। चलो भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बशारत आप सर थैंक यू सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें जो है बहुत सर आपका थैंक यू सर। सर थैंक यू सर आप जाइए, नहीं इट्स ओके नहीं आप सर थैंक यू वेरी मच। वरुण भाई आप इधर आ जाए, दाऊद भाई आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, अब आप इधर आ जाए। दाऊद भाई आप राव साहब इधर आ जाए, दाऊद साहब आप इधर आ जाइए। हाँ ये माइक इधर दिखा दीजिए। सर सॉरी फॉर नहीं कोई मसला नहीं सर, ये तो करना पड़ता है, इज्जत है हमारी। चले सर प्लीज। अच्छा, इसके अंदर अब आपके सामने है, पहली बात तो ये है कि रेड मैंने इसलिए किया था कि उतनी ही बात की जाए जितनी रेलेवेंट है, बाकी तो पढ़ ही लेंगे इसको। 6 लाख तक पहले भी 0% था। दूसरे स्लैब में क्या किया उन्होंने, हाफ कर दिया उसको, और स्लैब थे पहले 12, उनको कर दिया 7। अब क्या होगा, अब असल में हो क्या रहा है, अगर आपको मैं एक चार्ट दिखाऊं कंपैरेटिव तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये चार्ट अगर आप देखें तो 22 में अगर आप 28 लाख रुपए तक आपकी सैलरी है सैलरी पर्सन के लिए, तो आपको बेनिफिट हो रहा है। इससे ऊपर जाएंगे, बल्कि 29 लाख रुपए तक नील है, बराबर रहेगा। अगर आप 29 लाख रुपए तक सैलरी ले रहे हैं तो आपको बेनिफिट या नील हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो टैक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेसिकली FBR कर क्या रहा है, वो कर क्या ये रहे हैं कि वो जो आपका लोअर इनकम वाले को क्रेडिट दे रहे हैं, वो हर इनकम में जाके कंपनसेट करके उसको पूरा कर रहे हैं। प्लस उन्होंने टैक्स क्रेडिट खत्म किए हैं पीछे से, ताकि उनको लॉस ऑफ रेवेन्यू कम से कम हो। और ऑब्वियसली आपको पता है, ऐसे तो नहीं FBR पोर्टल पे 611 ट्रिलियन आ गया, आपको मुबारकबादें वो दे रहे हैं पैसे आपसे लेके। तो बात ये हो रही है कि वो पैसा कहाँ से आया, ऑब्वियसली लोगों ने पे किया, और किसने पे किया। अच्छा, एक तो ये था जी। अब उसको क्लिक करो, लिंक को। अब अगले पेज पे आओ, नॉन सैलरी वाला आप दिखाओ। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली पहला स्लैब 4 लाख था, उसको 6 लाख कर दिया। एक बड़ा अच्छा है, अगर 6 लाख रुपए तक इनकम होगी तो 0% टैक्स होगा,
23 के लिए, टैक्स ईयर के लिए। स्लैब उसी तरह ही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, रेट के अंदर जाके उन्होंने क्या किया है कि हर रेट के अंदर जो थर्ड स्लैब से शुरू होगा 2.5% उन्होंने ऐड कर दिया। इसका कंपैरेटिव चार्ट अगर आप देख लें तो और आसान हो जाएगा। ये आपके सामने है। 12 लाख रुपए तक टैक्स जो है वो आपका कम हो जाएगा अगर आपकी इनकम है। उससे ऊपर जाएंगे तो टैक्स बढ़ जाएगा। फिर वही बात कि जिनको बेनिफिट देना है वो लोअर को देख के हायर वाले से उन्होंने उनको उसकी जो कमी है, जो शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करना है उन्होंने। जाहिर बात है जी, लॉस ऑफ रेवेन्यू कौन बर्दाश्त करेगा। अब वापस आओ जी उधर पीछे, पीछे आओ पहले पिछली शीट पे। अली आप इसके वो लिंक पे क्लिक करो ना। अच्छा पीछे आओ, ये मुझे शीट ज्यादा नहीं निकल गई। हाँ, नेक्स्ट है जी आपका उस लिंक को क्लिक करो, लिंक को। अच्छा अब ये नेक्स्ट है। अब रुक जाओ इधर। अब जी आपके सामने 60C, 62 और 62 है। पहला जी डिडक्टेबल अलाउंस है फॉर प्रॉफिट ऑन डेट है। दूसरा टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस है। और तीसरा आपका टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन, ये मैं अभी क्या कह रहा था, उधर से रिलीफ देके और हायर इनकम वालों को टैक्स लगा दिया, प्लस टैक्स क्रेडिट पीछे से खत्म कर दिए। ये तीन जो एक डिडक्टेबल अलाउंस, 2 डिडक्टेबल अलाउंस है आपका, 60C एक डिडक्टेबल अलाउंस है, और 2 आपके जो 13 और 14 सीरियल आपको नजर आ रहा है वो टैक्स क्रेडिट थे 62 एक है। इन तीनों को उन्होंने खत्म कर दिया। एक्चुअली डिडक्टेबल अलाउंस ये होता है कि आपकी टोटल इनकम में से माइनस होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी टैक्सेबल इनकम। और टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जब लायबिलिटी आपकी निकलेगी उसमें से आपको छूट मिलती है। तो दोनों सूरतों में अल्टीमेटली टैक्स आपका कम पड़ता है आपको। ये तीनों बेनिफिट टैक्स ईयर 2023 से अब मजीद अवेलेबल नहीं होंगे। अब आगे कौन सा देखो क्या आ रहा है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। जैसे सर ने कहा, काशिफ साहब ने, इसमें मैंने भी जरा चीजें तैयार की हुई हैं आप लोगों के लिए। बेसिकली डीम्ड इनकम पे ना हमारी बहुत बहस हुई है। डीम्ड इनकम बेसिकली पहली बात तो ये इंडिया से इंपोर्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो पर्पस क्या है, वो प्रॉपर्टी जो अनप्रोडक्टिव है उसके ऊपर FBR लोगों को टैक्स लगाना चाह रहा है। अब आप इसकी एक्सक्लूजन पहले देख लें, बाकी फिर इसकी लीगल फॉर्म जो इस वक्त स्टेटस है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपके लिए फिलहाल अच्छी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में इसकी जो डेट आगे पड़ गई है, इसके अगेंस्ट रेफरेंस जो फाइल हुआ है वो 27 या 28 अगस्त है। उस दिन डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट पैरावाइज कमेंट्स देगा। देखते हैं फिर आगे उसका क्या फेट जो है वो निकलता है। वो करना जज साहिबान का काम है, वो हमारा काम नहीं है। बट उम्मीद काफ़ी है कि इसमें कोई बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये हुआ क्या है, अभी हम भूल जाते हैं कोर्ट क्या तय करता है। अभी हम समझते हैं कि ये लगा हुआ है, तो लग के किसको लगेगा और कैसे लगेगा इस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि ये रेजिडेंट पर्सन को लगेगा, नॉन रेजिडेंट इसमें शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कैपिटल एसेट पे लगेगा। और कैपिटल एसेट तकरीबन वही डेफिनेशन है जो सेक्शन 37 के अंदर अवेलेबल है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। पीछे आओ। अच्छा चले, अब इसमें क्या हो रहा है, एक बात हो गई। अब कैपिटल एसेट, इसमें एक्सक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीजें कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होंगी, किन किन पे छूट मिलेगी, पहले वो देख ले। यार ये चल नहीं रहा सही, ठहरे, ये तो एग्जाम्पल पे पहुंच गया। पीछे पीछे आओ और पीछे आओ। ये जी आप देखिए, अगर A to J तक गया है, तकरीबन 8-9 आइटम्स हैं जिनको आपने एक्सक्लूड कर देना है, जिन पे कि ये चार्ज नहीं होगा। पहला, वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। वो एक एसेट, मसलन मेरे पास, अभी मैं भूल जाता हूं बाकी क्या है, मेरे पास 2 घर है, एक 4 कनाल का है, एक 1 कनाल का है। तो उन्होंने एक जो ओन्ड घर है, आप ज्यादा वैल्यू वाला माइनस कर लीजिएगा ना, सीधी बात है, सिंपल समझने के लिए ये है। एक कैपिटल एसेट
जो ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन होगा वो माइनस हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे जैसे बैंक है, अगर उन्होंने 100 ब्रांचें खोली हुई है, 100 की 100 ओन्ड है, 100 की 100 डिक्लेयर्ड है, सब एग्जेम्प्ट। जहां बिजनेस आप कर रहे हैं उन प्रेमिसेस पे ये चार्ज नहीं होगा, प्रोवाइडेड, इसकी कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपका ATL लिस्ट में होना जरूरी है। एनी टाइम, वर्ड है एनी टाइम है, हर वक्त नहीं है, एवरी टाइम नहीं है, एनी टाइम है। वर्ड्स की आपको पता जंग है सारी, वर्ड से सारा केस ऊपर नीचे हो जाता है। तीसरा, सेल्फ एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो लैंड भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी। चौथा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या आपको पता जब आर्मी वाले या गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड होते हैं तो कुछ लोगों को प्लॉट्स और चीजें वगैरह दी जाती, अगर आप फर्स्ट अलॉटी हैं तो वो भी जो आपको दिया जाएगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। शहीद है, डिपेंडेंट्स है, वो सारा इसके अंदर है। फिर एक वो प्रॉपर्टी जो ड्यूरिंग द ईयर आप अक्वायर करें और 236K का परचेज के ऊपर टैक्स पे करके आए, वो भी एग्जेम्प्ट है इसके अंदर। फिर वो एक प्रॉपर्टी जो ड्यूरिंग द ईयर आप अक्वायर करेंगे, पहला साल है मेरा, अच्छा मैं ये बताता चलूं कि ये टैक्स ईयर 2022 से लगा हुआ है, आया बाद में लग पिछले साल को गया, इसको भी चैलेंज किया जाएगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि बाद में क्या होना है, आपने बैक डेट पे कैसा लॉ पास कर लिया। बिल्कुल हो जाता है, बट सब्जेक्ट टू जस्टिफिकेशन होता है। सब्सटेंटिव लॉ जो होता है उसकी जस्टिफिकेशन के साथ बैक डेट पे एप्लीकेशन की जा सकती है, लेकिन उस सूरत में जो लॉ मेकर है इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों ये बैक डेट पे लगाया गया। उसके बाद है इनके अलावा, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया, इनके अलावा अगर आपके एसेट्स हैं तो उनको टोटल कर लें, और अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड नहीं करती तो वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप, नेक्स्ट है मेरे पास गवर्नमेंट के, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम पे है, वो भी निकल जाएंगे। प्लस आपको पता है वो जो DNFE वाले हैं उनके साथ आप रजिस्टर्ड होते हैं, प्रॉपर्टी का काम तो उसके बगैर आप कर नहीं सकते। वो अगर रजिस्टर्ड है और वहां जो प्रॉपर्टी आ रही है यानी बिजनेस में सेल परचेज हो रही है, वो भी इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। इन एक्सक्लूजन्स को निकालने के बाद अगर आपके पास एसेट्स बचते हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप निकालेंगे। फर्ज करें, एक एग्जांपल भी वैसे मैंने दी हुई है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा इसके अंदर। ये है तो मैंने सेल्फ मेड खुद ही इसको बनाया। इसको दो तरह से मैंने सॉल्व किया, एक नॉन रेजिडेंट के तौर पे और एक रेजिडेंट के तौर पे। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो ये सेक्शन तो मुझे लगता ही नहीं जनाब, ये लगना किस पे है, रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट तो क्लिक हो गया, वो बाहर निकल गया, क्लीन चिट ले गया, बाकी बच गया रेजिडेंट पर्सन। अब उसमें कौन से एसेट्स जो पाकिस्तान के अंदर है, इसमें मैंने जानबूझ के पहले 3 एसेट्स वो डाले हैं जो मुल्क से बाहर है। एक दुबई में है, एक साउथ अफ्रीका में है, एक लंदन में है। और मैं प्रज्यूम कर रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं ये एक्सक्लूजन में नहीं आते, क्योंकि अगर आ गया तो फिर तो मुझे टैक्स ही नहीं लगेगा ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। आखिरी 2 मैंने रखे पाकिस्तान के अंदर, और साथ मैंने 2 वैल्यूज लिखी, एक कॉस्ट और एक उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। इस डेफिनेशन के मुताबिक फेयर मार्केट वैल्यू का आपने लेना है 1%। तरीका क्या है, ये शॉर्टकट है। लॉ ये कहता है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू का ले पहले 5%, 5% का ले 20%, तो वो 1% ही निकलेगा फेयर मार्केट वैल्यू का। आप 5 करके 20 कर ले या सीधा 1% कर ले, बात एक ही है। तो अब आगे जाके हमने क्या किया, इसकी टोटल पकड़ा इसका। यार वो एग्जांपल देखो, ये पेज आगे क्यों चला जाता है, इसका सॉल्यूशन दिखाओ ना, इसके आगे करो, पीछे आओ जरा, अभी एग्जांपल निकाली तो थी, पीछे आओ। गर्ज ये है, लगता है हैंड हुआ हुआ, पीछे करो, चल नहीं रहा, वही रुक जाता है ना, पीछे आओ, स्लो हुआ ना, ये लैपटॉप का मसला है। नहीं वो सिस्टम में वो कई दफ़ा हो जाता है ना, फाइल बड़ी होती है ना, ये फाइल सर बहुत बड़ी फाइल है, ये 130 पॉइंट्स इसके अंदर है, तो वो कई दफ़ा मूव करते वक्त। हाँ जी, पीछे करना है मूव, इसको मिनिमाइज करके ना, ये देखें जी जरा स्लो हो गया, जरा देखें। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं, आगे जो फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 70 मिलियन एक है और दूसरे की 40 मिलियन है। आप दोनों को ऐड करें 110 मिलियन बनेगा। 110 मिलियन का 1% ले ले,
11 लाख रुपए आपका टैक्स बनता है और इसका आपकी दूसरी लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। ये आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं अगर वो लॉ करता है, आपके अदरवाइज टैक्सेस पेड हुए हुए हैं। और ये जो 7E है आपकी रिटर्न्स में इंसर्ट हुआ तो अच्छा खासा टैक्स बनता है अगर आप इसके अंदर आते हैं। हाँ जी, वो इसलिए ये कोर्ट में लोग गए हैं कि जी बहुत हैवी अमाउंट है और इसको एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आपकी नॉर्मल लायबिलिटी से बहुत ज़्यादा होगा। हाँ जी, देखिए आ गया, मैक्सिमाइज करो ना। हाँ आगे चलो। अभी ये मैंने कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT, वो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं अभी क्या हो रहा है। वो ऐसे चुप चुपीते काम हो रहा है कि लोग उसको इग्नोर करी जा रहे हैं। सेमिनार्स में भी ये बात नहीं हो रही। इसको ज़रा ये अब वो कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एसेट्स हैं उस पर 1% अलग है और जो पाकिस्तान से बाहर एसेट्स हैं उनमें कैपिटल एसेट नहीं है। सारे एसेट्स जितने आपका है, अगर वो 100 मिलियन से ज़्यादा होगा तो ये भी पॉइंट है। एक दूसरा, इनसाइड पाकिस्तान पे सिर्फ गाड़ियों पे लगाया है, लेकिन वो टैक्स ये 2023 से है, वो आगे से एप्लीकेबल है। कौन सी गाड़ी पे? 1300 सीसी से ज्यादा अगर गाड़ी होगी इंजन वाली, और विदाउट इंजन वाली जो बैटरियों वाली है वो 50 kWh से ज्यादा होगा तो उस पर भी 1% 2023 में लगेगा। ये आपका CVT भी साथ आ गया। तीसरा आ गया आपका सुपर टैक्स। सुपर टैक्स चूंकि 150 मिलियन से ज्यादा अगर आपका प्रॉफिट होगा सेक्शन 4C के अंदर जाके, जो कि बहुत बड़े सेटअप पे होगा, तब जाके आपको वो चार्ज होगा, तो वो लेकिन एप्लीकेबल है। उससे बड़े सेटअप में जो 17, 16, 17 उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं, उसमें अगर आप 300 मिलियन से ज्यादा जाएंगे तो वो वन टाइम 10% पे होगा। ये मैं बताता चलूं, ये जरा क्लियर कर। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें ये वैल्यू पहले चेक कर ले, ये उसका जवाब है। पहला नॉन रेजिडेंट वाला ऊपर से फारग हो गया। दूसरे केस में मैंने क्या अज्यूम किया कि ये आफ्टर एक्सक्लूजन के और 25 मिलियन से ज्यादा वाला है, और इसकी वैल्यू जब ऐड की गई 70 और 40 को फेयर मार्केट वैल्यू को, तो वो बन गया आपका 110 मिलियन, और उसका लिया 5% 55 लाख, और 55 लाख का 20% लेके 11 लाख। आप इस तरह कैलकुलेट कर ले या फेयर मार्केट वैल्यू का 1% ले ले, आंसर आपका एक ही आएगा। ये आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैंने अपने पास से प्रिज्यूम कर ली है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही ज्यादा इंसान को समझ आता है। अच्छा, अब मैं आपको जरा पीछे आओ जी, अब और अच्छा पीछे आओ, और उसके लिंक पे आप क्लिक करना। अच्छा, आप रेट्स भी जरा, अच्छा अब यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, मेरे पास देखें, नहीं हाँ जी, सुपर टैक्स साथ ही, क्योंकि मैंने तीनों जो मिलते जुलते थे इकट्ठे किए। अब पहले तो आपको सेक्टर दिखा देता हूं, नीचे आओ जी, पेज आगे करो, और नहीं वापस आओ, उसके ना रेट पे क्लिक करो, पीछे और पीछे और पीछे, और ये ऊपर वो फर्स्ट शेड्यूल राइट पे ऊपर दिया हो, क्लिक करो। ये आपके रेट्स हैं। अगर आपकी इनकम 150 मिलियन से एक्सीड नहीं करेगी तो 0% है, ज्यादा होगी तो 1%, हर स्लैब में 1% बढ़ता जाएगा। और ये तमाम टैक्स पेयर्स के लिए, ये मैं बताता चलूं, ये सिर्फ वो नहीं है जी कि छोटा बड़ा तो क्या, जो इसके अंदर फॉल कर गया उसको ये पे करना है, और 22 से पे करना है। ये भी जरा ध्यान में रखिएगा, जिस पे एप्लीकेबल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा जी, अब आप उसको क्लिक करोगे तो पीछे आओगे, 1 मिनट पीछे चलो, पीछे वो शीट पीछे है, पीछे और पीछे चलो, पीछे बनी ये वाली है, इसमें आओ। अब नेक्स्ट क्या देखो, ये कौन सा था, सुपर टैक्स वाला, ठीक हो गया जी। अब बैंकिंग कंपनी का रेट उन्होंने 35 में 4 जमा करके 39 कर दिया है, और बाकी लोगों को अगर इसमें फॉल जो आएगा वो पे करेगा, और इस सेक्शन के अंदर जो प्रॉफिट है वो वाला कैलकुलेट होगा, तब वो पे करेगा। आगे चलो, अब लिंक को क्लिक करो, पीछे लिंक को क्लिक करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, डेफिनेशन। 5 डेफिनेशन ऐड हुई हैं जी, बेनिफिशियल ओनर, डिस्ट्रीब्यूटर, FMV, स्वैप एजेंट और टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस उन्होंने इसलिए डिफाइन किया कि उन्होंने टैक्स इनवाइस की पेनल्टी भी साथ डाल दी है कि अब वो लोग जो टैक्स
जो पॉइंट ऑफ सेल में है या अदरवाइज अगर इनवाइस इशू नहीं करेंगे तो उसकी पेनल्टी भी इन्होंने इसके अंदर डाल दी है। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए डिफाइन किया कि कुछ लोग जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए थे। अब आपको पहले अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। आप इंपोर्टर और मैन्युफैक्चर के या अदरवाइज होंगे तो तब आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। और सेल टैक्स में आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड होना मस्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। फिर आपका एफएमवी है, ये वही डेफिनेशन है जो सेक्शन 68 में थी। एक चीज की फेयर मार्केट वैल्यू निकालते कैसे है? जो मार्केट में फेच होगी इंडिपेंडेंटली, बस ठीक है, वही है। लेकिन वो थी पहले सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जब सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन आ जाती है तो पूरे ऑर्डिनेंस में वो डेफिनेशन यूज की जाएगी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ना हो। स्वैप एजेंट की बेसिकली इसमें बात ये हो रही है, अब बोर्ड चाह क्या रहा है? कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने ये कहा है अभी एलए चूंकि पेंडिंग हो गया है, अभी वो अप्लाई नहीं हुआ। वो चाहते क्या है? ये क्रॉस चेक वाला या दूसरे लोगों के चेक जमा कराने का चक्कर खत्म हो जाए। अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर ऑनलाइन की आप फैसिलिटी ले और बैंक को रिस्पेक्टिव जो चार्जेस अगर एप्लीकेबल है पे करें और ट्रांजैक्शन इमीडिएटली वेरीफाई हो कि ए ने बी को दिया और अपने अकाउंट में से ही दिया, तो दूसरों के चेक भी बंद हो जाएंगे और आप भी ट्रांसफर की एंट्री ऑनलाइन के अलावा उसमें नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि अभी ये पेंडिंग है, अभी वो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं मान रहा, लेकिन इसका ताल्लुक इंडिविजुअल और एओपी के साथ नहीं है, ये सिर्फ कंपनी की बात हो रही है। ये कंपनी के लिए होगा फिलहाल फर्स्ट स्टेज पे। बेनिफिशियल ओनर जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दफा अगर पहले ये 10% था, कंपनी लॉ में चूंकि 25 था तो उन्होंने वही कॉपी करके इधर कर दिया है। आप अगर एओपी और कंपनी है तो आपने अपने प्रोफाइल में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनके प्रोफाइल को अपडेट करके आपने अब लोग उनको देना है जो फैसिलिटी ऑनलाइन 181 का जो फॉर्म आपका है उसको अपडेट करना है अगर आप एओपी और कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं तो। और आपके पास परसेंटेज, मैं कहता हूं जी 25% ना भी हो ना, आप अपनी परसेंटेज पूरी मेंशन करें, इन्वेस्टर का नाम दें, जो जो वो मांगता है वो मेंशन करें और बात को खत्म करें, बजाय ये कि जी इसका 25 है कि नहीं है। बाद में आप फिर वो मसलाइल आपके लिए क्रिएट होंगे। इफ एंड बट अगले को लगाने मत दें, काम ही पूरा कर दें। किसी पार्टनरशिप डीड में या कंपनी इनकॉर्पोरेशन में शेयर होल्डिंग दी हुई है ना, तो निकाल लें वहां से, क्या मसला हो रहा है जी। इसके अलावा देखें जी, अब लिंक को क्लिक करो, डेफिनेशन का क्या, डिडक्शन नॉट अलाउड जी आगे आ जाए। इसमें बेसिकली जी 2 अमेंडमेंट्स है जो मेजर है। पहली बात तो यह है कि कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव ग्रेजुटी एंड पेंशन फंड जो था, इसको क्लिक करो स्लाइड को, ये पहले अवेलेबल था, उन्होंने कहा अब एम्प्लॉयर 50% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। दूसरा देखो जी, आगे चलो क्या है, एक्सक्लूसिव, ये क्या था, सैलरी वाले को उन्होंने ये कहा जी कि सैलरी आप चाहे क्रॉस चेक में पे कर दें 21M या आप डिजिटल मोड जो है यूज कर लें, लेकिन ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। अगर मैं डिजिटल मोड नहीं यूज करना चाहता तो कोई जरूरत नहीं है। अभी बीच में और आया है, एंड नहीं आया, उन्होंने डाला या ये ले ले या ये ले ले, आपकी चॉइस पे छोड़ दी। बाकी वो जो बैंकिंग वाला वो पेंडिंग हो गया है, एलए पढ़ने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि वो पेंडिंग है, उसमें लिमिट वही 2.5 लाख वाली है। बाकी अब सिंगल ट्रांजैक्शन जो एक्सक्लूजन है उनको निकाल के एक हेड में 2.5 लाख से ज्यादा की पेमेंट होगी तो थ्रू क्रॉस चेक पेमेंट होगी, वो आपको पहले से ही पता है। हाँ, ये एक पॉइंट है कि उन्होंने इन सेल टैक्स की तरह इनकम टैक्स में भी एक और पेनल्टीज के अलावा ये भी एक चीज डाली है कि अगर एक बंदा नॉन इंटीग्रेट होता है इनकम टैक्स लॉ में, तो वो जो उस पीरियड में जहां उसने इंटीग्रेट होना था, जितने एक्सपेंसेस होंगे उसके 8% तक जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर जो उस पीरियड में होंगे, मसलन अगर मेरे 3 माह का डिफॉल्ट है तो उस 3 माह में टोटल एक्सपेंस मेरा होगा, उसका 8% जो होगा मेरा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आगे चले जी, अब पीछे आओ, जरा पीछे वापस आना पड़ेगा आपको, लिंक को क्लिक करो, ऊपर ये अच्छा। अब देखो आगे डिडक्शन नॉट अलाउड हो गया। डेप्रिसिएशन में आओ जी, 2 चेंजेस हैं जी बेसिकली डेप्रिसिएशन में। जिस साल में आप एडिशन करते थे तो आपको 50% डेप्रिसिएशन अलाउड होती थी और डिलीशन करते थे तो वो भी 50% से ज्यादा नहीं थी। इन दोनों को उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप 1 जुलाई 2022 से अगर आप एसेट में एडिशन करेंगे तो आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन मिलेगी और जिस साल में आप बेचेंगे उस साल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। प्लस गाड़ियों का आपको पता है, मोटर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, पहले लिमिट थी 25 लाख रुपए, उसको बढ़ा के उन्होंने 75 लाख रुपए कर दिया क्योंकि गाड़ियों की कीमतें आपको पता है बड़ी तेजी से ऊपर चली गई है, तो लिमिट इनहैंस करके उन्होंने बढ़ा दी है और इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे लिंक के बाद आगे चलो, क्या है
कैपिटल गेन जैसे काशिफ साहब बात कर रहे थे, तो 3-4 बड़ी मेजर अमेंडमेंट्स इसके अंदर है। ये नहीं है भाई ये तो 23 है, इसको वापस करो। तुम लगता फिर दूसरी शीट में चले जाओ, लिंक को क्लिक करना था, इधर ही है बस, ठीक इधर रुक जाओ, अगले पेज पे जरा आना, आगे रेट्स दिए होंगे और यहां रुक जाओ। पहले क्या था जी कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी देखिए, पहले तो कैपिटल गेन को ना 2-3 चीजें समझने आसान हो जाएगा। जो सिक्योरिटीज आपकी हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो आपकी 37A के अंदर कवर्ड है, वो अलग है। फिर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो 37 के अंदर ही है, उसका टैक्सेशन सेपरेट ब्लॉक है, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। और फिर इनके अलावा जो एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट में आते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो गए, ठीक है, अदरवाइज ज्वेलरी, फर्स्ट डे कवर, मेडेलियन, वो स्पेसिफाइड है, उन पे अलग उन्होंने टैक्सेशन की हुई है। ये 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब प्रॉपर्टी को पहले क्या था लास्ट ईयर के 4 साल के बाद आप बेचते थे तो 0% टैक्स था, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। अगर आप फ्लैट बेचेंगे 2 साल बाद तो 0% होगा टैक्स, अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 4 साल बाद 0% होगा, और अगर आप ओपन प्लॉट बेचेंगे तो 6 साल बाद वो 0% होगा। पहली बात तो ये हो गई 1 जुलाई 2022 से। दूसरा, इनके रेट शुरू होंगे 15% से, हर साल वो कम होते जाएंगे। आप देख सकते हैं, अगले पेज पे आओ भाई, पहले साल में 15 सबका, दूसरे में देखें पहले वाले का 7.5 हो गया, उधर से 10, और करते करते तीसरे में 0, इसी तरह उसका 4 साल बाद 0, और अगले पेज पे आओ और उसका 6 पीछे है, पेज डबल गया, ये आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे आपको वो 0 जो है वो हो जाता है आगे जाके। सो प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या किया, आपको याद होगा कि अगर मैं ज्वेलरी या सिक्योरिटीज के अलावा या प्रॉपर्टी के अलावा एसेट बेचता था, कैपिटल एसेट, 1 साल के बाद तो मुझे 25% की छूट मिलती थी, वो छूट खत्म हो गई, अब वो अगले साल में अब अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको गिफ्ट मिलता था तो गिफ्ट में आप क्या करते थे कि अगर आप लास्ट ईयर ये था कि गिफ्ट अगर लेके 2 साल के अंदर आप बेचेंगे तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आप लेस करेंगे, जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वो आप लेस करेंगे और बाकी गेन आपका अकॉर्डिंगली वो टैक्सेबल बाहर आएगा। तीसरा ये उन्होंने किया है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू आप लेस करते थे पहले गिफ्ट और इनहेरिटेंस में, वो खत्म कर दिया है। मसलन अब इसमें ना बड़ी टेक्निकलिटी जो है ना इन्वॉल्व है, आसान कर देता हूँ। आपको आपके वालिद साहब की तरफ से गिफ्ट आ गया, फर्ज कर लेते हैं उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी आज से 10 साल पहले, अज्यूम कर लेते हैं उन्होंने ली थी 10 लाख रुपए की, आपको गिफ्ट मिला 2023 में जाके, ठीक हो गया। आपने कहा जी उन्होंने 10 लाख पे खरीदी थी और पैसे कोई नहीं लगाए, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, अब मैं आगे जाके उसको 4 करोड़ का बेच देता हूँ। मैंने 23 में लिया और 23 में मैंने आगे बेच दिया। अब आप 4 करोड़ रुपए में से ना फेयर मार्केट वैल्यू लेस नहीं होनी, वो जो 10 लाख है जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वो लेस होके 39 मिलियन का गेन आएगा आपके पास। और अगर आप सब्र कर सकते हैं तो 2 साल 4 साल और 6 साल सब्र करके बेचिएगा, वरना ह्यूज किस्म का टैक्स जो है ना बंदे को लग जाएगा जो कि उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो फेयर मार्केट वैल्यू का इसकी वजह थी। फिर वही बात आप कहेंगे पता नहीं आपको कैसे पता लग गया, उन्होंने कहा जी लोग मिस यूज करते हैं, जब उन्हें पता लगता है प्रॉफिट आने लगता है वो गिफ्ट करके फेयर मार्केट वैल्यू लेस करके टैक्स ही नहीं देते। इसलिए ये पाबंदी लगाई है उन्होंने कि जहां बंदा मिस यूज करेगा उससे बेहतर यह है कि वालिद साहब को कहेंगे वो एसेट बेचे और आपको क्रॉस चेक में गिफ्ट कर दे, हल मैं आपको दे देता हूं, ना ले प्रॉपर्टी आप पैसे ले ले और उनका एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन मिस यूज करने वाले को डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वो पैसा भी कमा जाए और टैक्स भी ना पे करे, ये नहीं वो होने देना चाह रहे जब तक कि आप लीगल साइड को कवर नहीं करेंगे। सो लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको कहता हूं कि टैक्सेस के मामलात में आंखें कान और दिमाग खुले रखना, जरा सी गलती से या तो बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा, सीधी सी बात है, या बेनिफिट एफबीआर लेके जाएगा या आप लेके जाएंगे। आपको अगर मिल भी गया तो बाद में रीओपन हो जाएगा, ठीक है, उनको गया तो फिर आप देखें लड़के आपको लेना पड़ेगा, वो अलग बात है। चले वापस आते हैं जी, अब क्लिक करो, कहां थे हम, ये तो हो गया ना, अगले पेज पे था 121 आ गया। हाँ जी, इसमें क्या था जी, बेस्ट जजमेंट आपको पता है 5 साल तक वो आपकी कर सकते थे, तो लोग इसको मिसयूज कर रहे थे कि आप वो टाइम बार्ड हो जाता था 122 6 साल की लिमिट है, इधर 5 साल है, उन्होंने दोनों को बराबर कर दी।
इधर भी 6 कर दिया है, चाहे वो आपको 121 लगा दें, चाहे आपको 122 लगा दें, लेकिन ऑनवर्ड अब होगा, पिछले सालों की बात नहीं हो रही है। 122 में क्या अमेंडमेंट आई है जी? बेसिकली जब 122(9) का नोटिस आपको इशू हो जाता है तो 120 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। उन्होंने कहा जी ये टाइम बहुत शॉर्ट है, इसको बढ़ाए, तो 120 दिन से बढ़ा के उसको 180 दिन कर दिया गया है ताकि उनको असेसमेंट फाइनल करने में टाइम मिल जाए। लेकिन इस लिमिटेशन का 122(9) के नोटिस इशू करने से पहले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने एक प्रोसीडिंग कर दी है, पड़ा हुआ है, 122(9) नोटिस आपको नहीं इशू हुआ, ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई आपके पास, तो वो तब कोई बारको नहीं है। एम्बार्को तभी लगेगा जब 122(9) आपको इशू होगा, तब लगेगा। अगर मैं आपका फैसला ही चौथे साल में करता हूं, मैं आपको नोटिस ही चौथे साल में जाकर देता हूं, तो आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि पहले साल में 122(9) मुझे इशू करें। नहीं करता भाई, मैं पड़ा हुआ है काम, हमारे पास और काम करने को है। अब लिंक पे करके पीछे आओ, क्या था? नहीं हो गया ना। अब 182 पे आ जाओ नेक्स्ट। अब जैसे सर कह रहे थे काशिफ साहब, पेनल्टी जी 5 नई पेनल्टीज इंट्रोड्यूस कर भी की है। उसका पर्पस वही है जो सेल टैक्स में लगी हुई है उसको ऊपर नीचे करके इनकम टैक्स में भी डाल दिया। अब एक बंदा डिफॉल्ट करेगा, उसको पेनल्टी इनकम टैक्स में भी लगेगी। जैसे मैं इंटीग्रेट नहीं हुआ, इनवाइस इशू नहीं की, इनवाइस वैलिड नहीं है, तो उधर तो लगेगी, इधर भी साथ लगेगी। अब इतना कुछ करने के बाद ना हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हैं कि भाई अब जान उसी बंदे की छूटेगी जो कंप्लायंस करेगा। अब कंप्लायंस अगर आपने ना की, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आपको उसको जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है भाई, कोई गलत काम ना करें, जो कुछ भी करना है वक्त पे करें। अगर डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आप भी अच्छे तरीके से काम करें। अगर वहां तेजी आ गई है तो आप भी थोड़ा टेक्निकली उसको साउंड करके बेहतर करके चीजों को प्रेजेंट करें। प्लस जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उस पर थोड़ी सी पेनल्टी उन्होंने बढ़ा दी है। पहले 40,000 थी, उसको 50 किया है, थोड़ा सा उसको रैशनलाइज किया गया है, और इसमें कोई चेंज नहीं है। लिंक पे क्लिक करो जी 182 के बाद। क्या नेक्स्ट? ये जो सर कह रहे थे, वो जो 236 सेल और परचेज के ऊपर 2 अमेंडमेंट्स हैं जी। पहला, परचेज के रेट और सेल के रेट 1% थे लास्ट ईयर 236C और K में, उनको डबल कर दिया है ATL वाले के लिए 1-2 हो गया है, और जो नॉन ATL में होगा वो गाड़ी के लिए 2 का 4 हो जाएगा, और गाड़ी का जो प्रॉपर्टी वाला है उसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। तो जब आप 2 को 2.5 करेंगे तो वो 5 आएगा, 5 को 2 में ऐड करेंगे तो वो 7% हो जाएगा। तो जो आपको 4 नजर आ रहा है वो 4 नहीं है, वो 7 है बेसिकली। तो ये जरा नोट कीजिएगा, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर। तो नॉन फाइलर के लिए अनदर पनिशमेंट, जैसे सेल टैक्स में आपको पता है फर्दर सेल टैक्स है, तो इधर भी उन्होंने उसको किया हुआ है। अब पीछे लिंक को करना था, ये यही आता है वाई। ये क्या जी, जब आप पैसे बाहर भेजेंगे, अपने ट्रांसफर करेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो 1% टैक्स है जो पहले भी था, आप पे करेंगे, और ये आप इसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। आगे आओ, क्या है 236 वाई के बाद क्या है? 1 मिनट, हाँ निकालो। नहीं ये नहीं है यार, वापस आओ। तुमने वो फाइल दूसरी फिर खोल दी, ये वो वाली नहीं लग रही मुझे, पीछे आओ, आगे आना अगले पेज पे। यही है, ठीक है, खोलो उसको। सैनमा ऑपरेशंस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन आपको पता है सैनमा चल कहाँ रहे हैं। उन्होंने एक फैसिलिटेट कोशिश की है, और एफबीआर ने एक अच्छी एफर्ट, 5 साल की वो छूट दे रहे हैं। अगर सैनमा कोई लगा के चला लेता है तो 5 साल तक वो इनकम टैक्स पे नहीं करेगा। इसमें नए पुराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले था बिल में था, लेकिन जैसे इसमें आया तो उन्होंने कहा जी कोई भी आप लगाएगा उसको 5 साल की हम छूट देंगे। आगे जी, ये जी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो मोबाइल है उसकी आपको पता है डिवाइसेस के ऊपर उन्होंने 113 से छूट दे दी है बेसिकली, और कुछ नहीं। आगे चलो, लिंक हो गया। नेक्स्ट क्या है? स्वैप्स आ रहा है जी, इसको क्लिक करो। ये वैसे मैंने पहले आपको बता दिया। देखिए हो क्या रहा है, मैंने पहले जैसे बताया, वो चाह रहे हैं कि पेमेंट्स पे चेक एंड बैलेंस हो, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर हो, इसकी बाकी सारी चीजें उसी तरह ही है। आपको CPR मिलता है या SPR आपको मिलेगा, बाकी सब कुछ उधर ही है। उधर पेमेंट पहले, CPR पहले निकलता है, पेमेंट बाद में होती है। इधर पेमेंट आप पहले करेंगे, स्वैप वाला बाद में निकलेगा।
क्रेडिट उसी तरह होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर इसमें कोई बंदा फॉल कर गया, वो किसी को भी स्वैप एजेंट बना सकते हैं। उसके बाद होगा क्या, उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और अगर वो नहीं करेगा तो हैवी किस्म की पेनल्टीज उन्होंने इसके अंदर डाली हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जो इसमें आएगा ये उसी पे अप्लाई होगा, अदरवाइज ये इसकी एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा पीछे अब उसी शीट में आओ, किधर थे, स्वैप था ना उधर, ये लिंक पे क्लिक करो, वो ऊपर स्वैप के बाद अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट जी, ये मैंने बाद में डाले 111 में जी 2-3 अमेंडमेंट्स है। आपको पता है कि 2018 तक या 19 तक रहा, अनलिमिटेड अमाउंट थी जो आप बाइट कर सकते थे। फिर ये 10 मिलियन हुआ 2019 में, 20 में ये 50 लाख हो गया, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है। पहले आपको पता था सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आएगा, शेड्यूल बैंक के थ्रू, तो वही था। अब उन्होंने मनीग्राम, अदरवाइज आपके दूसरे वाइज जो क्या कहते हैं आपके मनी चेंजर जो है, और भी जो मोड्स हैं वो भी ओपन कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर उन्होंने आपको पता है, ये आपको पता है कि जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन एसेट्स हैं उसमें उन्होंने पावर अनलिमिटेड ली हुई है, उसमें 6 साल की लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है या फॉरेन एसेट्स है उसमें आप 6 साल का सहारा नहीं ले सकते, उन्होंने अनलिमिटेड पावर उसके अंदर ली हुई है, इसलिए वो एमनेस्टी भी दी थी कि लोग अपनी चीज़ों को क्लियर कर लें। अच्छा जी, अब लिंक पे क्लिक करो, 111 के बाद क्या है, हाँ जी ये देखें पावर, देखें एक और क्या आ गई है। अगर आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते, आपको नोटिस आया, आप चुप रहे, नॉन कंप्लायंस हुई, वक्त गुजर गया, आपकी सिम बंद कर देंगे, मोबाइल भी बंद कर सकते हैं, बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं, गैस का कनेक्शन काट सकते हैं, पानी नहीं बस इसमें शामिल है, वो पता नहीं कैसे रह गया, बाकी सारे शामिल है इसके अंदर। मैं तो कह रहा था वो भी हुक्का पानी पूरा बंद करे बंदे का, खैर मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने पावर ले ली है कि अब अगर पेनल्टी और बाकी चीजें तो प्रोसिक्यूशन अपनी जगह पे होंगी, अब आपको जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका नेट कट जाता है, जब पीटीसीएल कटेगा तो ज़ाहिर बात है उधर से भी आप जाएंगे, मोबाइल सिम ब्लॉक होगी तो आप सारी तरफ से बंद होंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी कंप्लायंस कर दें, इस हर्डल में ना पड़े तो बेहतर है। वापस आओ जी, नेक्स्ट है जी, अच्छा नादरा के पास भी जितना आपका रिकॉर्ड है उनको एज ए असेसिंग ऑफिसर पावर चली गई है। जैसे बाहर एक एंटीएन मारते हैं सारा आ जाता है, अब नादरा के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई बैंक स्टेटमेंट है, कोई डिटेल है, तो वो भी आपकी रिपोर्ट बना के आगे टैक्स ऑफिस को देगा, जिसकी बेस पे आपको नोटिस इशू होगा। सो अपनी चीज़ों को, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट और इसके अंदर डाला हुआ है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो अपना MIS सिस्टम और इंफॉर्मेशन जो आपकी अवेलेबल है पोर्टल पे, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को 122 वहां से लगता है, कोई बैंक अकाउंट है, कोई टैक्स कट गया है, वहां पड़ा हुआ है, लेकिन लोग उसको चेक नहीं करते। उसको चेक करके अपनी रिटर्न फाइल कीजिएगा, वरना उसी को पकड़ के उस पर 122 आपको लग जाएगा। अब उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गाड़ियां, बैंक, और अभी पासपोर्ट पे भी वो बाहर के टूर भी डालना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लिंक नहीं हुआ आपस में। तो कुछ चीजें लिंक हुई हैं, अभी सारी नहीं है। जो आपके पास है वो प्लस जो उनके पास है, दोनों को मिला के डाटा पूरा बनाइएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, रिकॉर्ड ये हो गया था बेनिफिशियल ओनर वाला। अदर सेक्शन दिखाओ जी, ये क्लिक करो। ये करते वक्त जी मैंने आपके लिए स्पेशल तैयार किया था, एंड पे लास्ट पॉइंट है इसका, फिर 1-2 करके मैं क्लोज करूंगा। क्लिक करो, ये कहां चले गए, उसी को क्लिक करना था ना, पीछे आओ, अब पीछे आओ, लिंक लगा होगा ना जिसको, उसको क्लिक करो। ये आखिरी शीट है जी बस, उसमें बेसिकली 39 सेक्शन है हमारा, जिसमें लोन, एडवांस, गिफ्ट और लिंक को क्लिक करो भाई। अब वो लिंक, हाँ स्लाइड को, इसको क्लिक करो, नहीं आता क्लिक करो, ये क्या हुआ, चला गया, वो वैसे चला गया, नाराज हो गया वो। बहुत पावरफुल किस्म का ये सेक्शन है। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ी वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इंफॉर्मेशन है। चलो भाई चलो जल्दी करो, लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। आगे चलो, आगे है, और इसका लास्ट पॉइंट 35, उसको क्लिक करें जी, करो भाई, जाता है, मुझे लगता है क्लिक ही नहीं हो रहा, या फिर उसको मिनिमाइज करके आखिरी शीट पे चले जाओ, पकड़ो उसको कसर को, एंड पे चले जाओ, ले जाओ एंड पे, आखिरी शीट है, बिल्कुल आखिरी शीट है ये, इसको क्लिक करो, साइज बड़ा करो इसका, देसी तरीका डोनर नहीं मानता, इसको उधर से लेकर आओ। चलो ये आ गया आपके सामने, 7 चीजें जी आपके सामने,
39 है। अगर आपने लोन, एडवांस, गिफ्ट या शेयर डिपॉजिट मनी लेनी है तो कोशिश करें क्रॉस चेक के थ्रू, वरना फैमिली लोन्स को जजमेंट तो है इसमें फेवर में, लेकिन कोशिश करें कि इसमें कैश इन्वॉल्व ना करें। नंबर 2, अगर आपने कोई एसेट लेना है, इमूवेबल लेना है 50 लाख से ज्यादा और मूवेबल 10 लाख से ज्यादा, पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक करें। अगर आप नहीं करेंगे वो आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे बिजनेस एसेट्स पे, और कैपिटल एसेट हुआ तो कल को आप कॉस्ट माइनस नहीं कर सकेंगे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बताता चलो, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी गलती से इस वक्त मैंने परचेज कर ली 50 लाख से ऊपर कैश में, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% पेनल्टी भी है। अब अगर मैं करोड़ रुपए की एक चीज लेता हूं, 5% फेयर मार्केट वैल्यू यही है, तो 5% आप देख लें 5 लाख रुपए सीधा बन रहा है, तो हैवी किस्म की पेनल्टी है। ट्रांजैक्शन से जरा अवॉइड कीजिएगा, अपने चेक एंड बैलेंसेज और चीजों को स्ट्रॉन्ग करें। 114 है, अपने बैंक अकाउंट सारे डिक्लेयर करें, ज्वाइंट, पर्सनल, क्लोज्ड, ओपन, रनिंग, सब चीजें आपने कवर करनी है, और उसको अपने बैंक को प्रोफाइल में डिक्लेयर भी कर दें। हाँ जी, वो भी बैंक अकाउंट ही है बेसिकली। इजी पैसा और जायज भी बैंक अकाउंट ही है, उसको भी डिक्लेयर करें और ट्रांजैक्शंस को कवर करें। 116 है, अगर आप पे एप्लीकेबल है, अगर आपको फॉरेन एसेट्स, अगर आपके उसमें $10,000 से ज्यादा इनकम हो, फॉरेन सोर्स इनकम, और 1 लाख से ज्यादा $US एसेट्स हो आपके, तो 116 ए की सेपरेट फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम की स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है। अगर नहीं भी एप्लीकेबल है तो टोटल एसेट तो आपने वेल्थ में वैसे भी देना ही है, पाकिस्तान के अंदर वाले भी और पाकिस्तान के बाहर वाले भी। आखिरी छठा मैंने आपको पहले बताया, MIS सिस्टम और इंफॉर्मेशन जो आपका अवेलेबल है, IT रिटर्न, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मोटर व्हीकल, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेवल, वो जरूर कवर करें। और लास्ट के डिक्लेरेशन जो है वो आप तमाम जो अकाउंट्स हैं उनकी करें, क्योंकि डिक्लेरेशन, नॉन डिक्लेरेशन की भी पेनल्टी है, ये मैं बताता चलूंगा। आप प्रोफाइल अपडेट ना किया वो अपनी जगह पे, जो वो बेनिफिशियल ओनरशिप है, बैंक अकाउंट ना दिए, बिजनेस बैंक अकाउंट की बात हो रही है, इसमें पर्सनल मत मिक्स कीजिएगा, वर्ड जो इसमें यूज हो रहा है वो बिजनेस बैंक अकाउंट्स है। एक और बात, अपनी डिक्लेरेशन करने से पहले तमाम एंट्रीज, डेबिट और क्रेडिट, सारी चेक करें। कोई भी चीज अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 111 सेक्शन में इनकम बना के आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। सो अपनी चीजों को प्रोटेक्ट रखें। मेरी कोशिश एक बस और है जी, इसके ना ऊपर अब आ जाओ, मैंने आपको डेट्स कुछ दिखानी है जी, उसके ऊपर ना एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, कौन सी चीजें 2022 से एप्लीकेबल है और कौन सी 2023 से एप्लीकेबल है, वो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ऊपर ये PDF में है ना, ये दोनों में ही है, हमें जरा भिजवा दीजिए। जी मिल जाएगा, आप ऊपर आओ। हाँ, अब ऊपर आ जाओ, उसी को पकड़ के ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर आ जाओ, और ऊपर, बस इसको जरा मैक्सिमाइज करो। अब बताता हूं फिर क्या करना। हाँ, ये वाला है, ये देखें, एक मिनट, ये आपको मैंने चार्ट वो बनाया है, अगर आप देखते हैं तो पहले जो तीनों हैं, जो टैक्स ऑन जो आपका 4C है, टैक्स ये 2022, डीम्ड इनकम 2022, इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला टैक्स ये 2022, ये तीन आपको पता है लास्ट आए थे 2 मार्च 2। अच्छा, ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जो इन्होंने 1 जून में जाके तो 2 मार्च में जाके उसको डिलीट कर दिया, लोगों को बेनिफिट दे के विड्रॉ कर लिया। यानी जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस से 6 यूनिट्स के 59C, टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट था 65H, और रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट था 100F, ये तीनों बैक डेट में जाकर जो है वो डिलीट। अब जिन्होंने बेनिफिट लिया होगा वो तो कोर्ट में जाएंगे, सीधी सी बात है, वो तो बात मानेगा ही नहीं आपकी। नेक्स्ट क्या है, वो कॉर्पोरेट वाली पेमेंट है 21L है, वो पेंडिंग हुआ है, वो बोर्ड नोटिफाई करेगा। नेक्स्ट पेज पे आना भाई, और भी है इसमें, अगले पेज को, हाँ इसको क्लिक करो, मैक्सिमाइज करो। ये जी आपका एक रिकैरेक्टराइजेशन ऑफ इनकम एंड डिडक्शन, 2018 से उन्होंने लिया है बेनिफिट, और ये एग्जम्पशन थी स्पेसिफिक टैक्स, ये 2017 से उसको बेनिफिट दिया, और बाकी जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो आपकी 2023 से होंगी। एक और पॉइंट देके मैं क्लोज करूंगा, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके पीछे ना एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, जरा मिनिमाइज करो, पीछे आओ जरा, इसके ऊपर चलो, ये वाला ऊपर, ये वाला, ये क्लिक करो, इसको मैक्सिमाइज करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें इसके ऊपर। किधर गया भाई,
मैं करो इसको मैक्सिमाइज। सर आपकी हैवी फाइल का मजाक बना। हाँ जी, वो जाहिर बात है, फाइल बहुत बड़ी है जी। अगले पेज पे आओ, या पीछे है या आगे देख लेना, पीछे होगा या आगे, मेरा ख्याल है नेक्स्ट है। ये नीचे वाला, ये वाला, ये क्लिक करो, ये चाहिए मुझे। उधर से कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, ठीक है, ठीक, और करो, बस बस ठीक है। ये जी बेसिकली 15 अमेंडमेंट्स थी। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ज़रा आपकी हाजत दिमागी चाहिए होगी मुझे। इसमें हुआ क्या था, ये डेट मैंने मेंशन की 15 सितंबर 2021 को ये 15 अमेंडमेंट्स की गई, ठीक है। ये आपकी किताबों का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट पता क्या है, इसकी अप्रूवल ही नहीं हुई। ये अप्रूवल आई है 1 जुलाई से। इसको अमेंड करके आपकी किताबों में अगर ये अमेंडमेंट लिखी हुई है 15 सितंबर 2000, देखें जिसने किताब दी है गलत नहीं किया उन्होंने, उनको थोड़ी पता था कि बाद में अप्रूव होना कि नहीं होना। इसका टाइम बार्ड हो गया हुआ है। ये लिखा होगा किताब में 15 सितंबर 2021, बट एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई 2022 के ऊपर। तो टैक्स ये 2023 में जाएगा। तो ये जितनी भी अमेंडमेंट्स है 15 की 15, इनकी आल्दो चाहे वो कोई भी किताब है, आपको नजर तो आएगा कि वो है, लेकिन टेक्निकली उसकी अप्रूवल पीछे नहीं है और वो एप्लीकेबल नहीं है। और जो अडॉप्ट की गई हैं उनमें भी कुछ चेंज किया गया है और वो एप्लीकेबल हुई हैं 1 जुलाई 2022 के ऊपर। ये थे जी कुछ मैंने कोशिश की। एक आध कोई पॉइंट आपका ज्वेलरी वाला रह गया, सर ने जो कहा था एंड वाला, बाकी तकरीबन सारे हो गए। ज्वेलर्स में बेसिकली ये उन्होंने किया है कि आप इंपोर्ट पे जो पे करेंगे या सप्लाई पे जो पे करेंगे वो फाइनल टैक्स होगा, विदाउट इनपुट के होगा। और 300 जो स्क्वायर फीट है आपका, उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। वो बिजली के बिलों में या अदरवाइज पे करेगा, जाहिर बात है, जब वो इसमें नहीं आएगा। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट नहीं है। आप जो पे करेंगे वो आपका, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो वो आपका फाइनल टैक्स होगा, जैसे इनकम टैक्स के अंदर होता है, या फिक्स टैक्स हो जाएगा। ये बेसिकली पॉइंट्स थे। मैंने कोशिश की कि आपके की पॉइंट्स, इस फाइल के अंदर 130 पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस में अमेंड किए गए थे। मैंने आपको सिर्फ वो वाले दिए हैं जो कि आपसे डायरेक्टली हिट हो रहे थे। आप इस फाइल की कॉपी मुझसे ले लीजिएगा, आप बाकी फाइल इसमें से स्टडी कर लीजिएगा, तो आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। अब अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत मज़ा आया आपकी प्रेजेंटेशन का। और जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई तो मैंने एक दफ़ा आपकी तरफ देखा, मैंने कहा जो अंदाज़ है वो भट्टों वाला है, तो भट्ट साहब लग रहे हैं बात करते। और फिर मैंने वापस पढ़ा तो नुमान भट्ट साहब। तो सर इट वाज रियली वंडरफुल और हमें बहुत मज़ा आया। इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। और बात यही है जी कि टैक्स 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 और सिर्फ टैक्स। और मेरा भी यही मैसेज होगा कि जी अब गुजारा नहीं है हमारा टैक्स नेट में आए बगैर। जी सही। अगर आप टैक्स नेट में नहीं आएंगे तो शायद हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो हमसे नाराज़ ज़रूर होंगे, क्योंकि ना हम कैपिटल होगा, ना कैश इन हैंड होगा, ना हम कोई चीज़ खरीद सकेंगे, ना हम उन्हें कोई गिफ्ट कर सकेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को एट द अर्लीस्ट टैक्स के अंदर ले आए। नाउ सेट द हाउस इज़ ओपन। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि किसी का सवाल हो तो यहाँ से चलें, ताकि हम सबका सवाल लेंगे। टाइम की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हम सवाल सबका लेंगे। और अगर आप सवाल नहीं देंगे तो इसका मतलब है या तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया या सारा समझ आ गया। और अक्सर पहला मतलब लिया जाता है।